चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सब्जेक्ट पे जाने से पहले सब्जेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बिकॉज सीएस प्रोफेशनल में आपका पहला दिन है, तो सबसे पहले क्लैरिटी जो है वो सब्जेक्ट्स के बारे में होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जो अप्रोच रहेगा, कैसे अपने को टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या डिटेल्स है, तो वो सारी चीजें एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब आपको जैसे आइडिया है कि जो एग्जीक्यूटिव का आपका पैटर्न था, पैटर्न सिमिलर है। दो मॉड्यूल्स में इन्होंने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। पेपर अगेन वही है, 4+3। और एग्जाम पैटर्न वही, 100 मार्क्स के आपके पेपर्स, पासिंग क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट्स में अब आ चुका है वेरिएशन। और इस एग्जाम एग्जाम को अप्रोच करने का आपका जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। बिकॉज वहां पे ना आपने डब्ल्यूटी से स्टार्ट किया, तो डब्ल्यूटी क्लियर करने के बाद जो टाइम फ्रेम अपने पास बचता है, आपने जुलाई में दिया होगा या नवंबर में दिया होगा, तो आइडियली जितने मंथ्स अवेलेबल होते हैं ना, उसमें हम किसी एक ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं। यार कोई भी एक ग्रुप स्टार्ट करो, उसको प्रिपेयर करो, कंप्लीट करो, देन आप ग्रुप 2 स्टार्ट करो या ग्रुप 1 स्टार्ट करो। तो आपको हैबिट वैसा है कि एक एक ग्रुप करके अपन ने साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। अभी आपका रिजल्ट आया, मार्च जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है, तो दिसंबर एंडिंग में एग्जाम है। तो आपके पास जो टाइम गैप है वो काफी ज्यादा है। मतलब मार्च पूरा काउंट कर लो, यहाँ से लेके दिसंबर भी आपको मिल जाता है, 20 डेज तो मिल ही जाते हैं, भले वो रिविजन के लिए है। बट 9 मंथ्स जैसा टाइम आपके हाथ में है। अब इतना सारा टाइम जब मिल रहा है, तो उसमें फिर क्या अप्रोच करना चाहिए, एक ग्रुप के लिए जाए या दो ग्रुप के लिए जाए, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अब क्योंकि आप लोगों को अभी तक हैबिट है ग्रुप वाइज प्रिपरेशन करने की, तो ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों ग्रुप के लिए एक साथ जाना है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट है। बट जितना टाइम अवेलेबल है, अगर आप उसमें कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करोगे, तो मेरे हिसाब से ना 4 पेपर के लिए भी 8-9 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। और 3 पेपर के लिए तो एक्चुअली में ज्यादा टाइम हो ही जाएगा। और पता प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको ज्यादा टाइम मिल जाए और सिलेबस कम हो कंपेरेटिवली, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उल्टा और बिगड़ जाता है। बिकॉज आप ना वो साइकोलॉजिकली लीनियंट हो जाते हो कि यार बहुत टाइम है अभी, तो अभी मैं आपको बोलूंगा अपने को 4 पेपर देने हैं, शांति से, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा ही आराम हो जाता है। फिर पता है क्या होगा, नवंबर में वही प्रेशर फील होगा कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर सोचेंगे यार मार्च में शुरू किया था, नवंबर आ गया, 4 ही पेपर है, अभी भी वही पड़े हुए हैं, तो किया क्या अपन ने। फिर लगता है भागो फटाफट पढ़ो। तो हालत वही है, एंड का 1 महीना जो प्रेशर है वो तो उतना ही फील होने वाला है। तो ज्यादा टाइम भी अच्छा नहीं है और कम टाइम भी अच्छा नहीं है। आइडियल टाइम लेके चलना चाहिए। ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं, फिर लीनियंट हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो आइडियली जितने मंथ्स अपने पास अवेलेबल है, उस कैलकुलेशन को देखते हुए तो दोनों ग्रुप को अप्रोच करना ज्यादा फिजिबल लग रहा है। बट फिर भी आपके माइंड में हो सकता है कि हमें एक ग्रुप ही देना है या दोनों ट्राई करना है, वट एवर इट इज। तो मैं आज के आज आपको डिसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा कि अभी सोच के बता दो क्या करना है। ऐसा कोई रश नहीं। अभी एक बार पहले सब्जेक्ट्स को समझते हैं, सिलेबस को समझते हैं, थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। एंड मोर देन इनफ टाइम है टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। मेरा सजेशन है कि आइडियली अभी दोनों ग्रुप्स के लिए हम जा सकते हैं। आज से देखें तो वी हैव इनफ टाइम। प्रिपरेशन, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सब कुछ करने का पूरा टाइम अवेलेबल है। तो अगर पहले से सही प्लानिंग पे चलेंगे और सीरियसली पढ़ेंगे, प्रॉपर पेज पे पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में आपको दोनों ग्रुप साथ में देना इतना भारी नहीं पड़ेगा। तो ये एक श्योरिटी है। इसलिए मैं पहले वो डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ। एक ग्रुप और दो ग्रुप वाली बातें अपने बाद में डिसाइड कर सकते हैं, वैसा है। अब जो यहाँ पे 4 पेपर है आपके मॉड्यूल 1 में, वो कौन कौन से हैं वो समझो। पहला एक पेपर है जिसका नाम है ईएसजी। दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड गवर्नेंस। सब थियरी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप थियरी प्रैक्टिकल का सोच रहे हो, तो प्रैक्टिकल ना के बराबर है। पूरे सिलेबस में थोड़ा बहुत टॉपिक प्रैक्टिकल आपको कहीं सम्स वाला मिलेगा। 90% आपका जो टॉपिक है वो थियरी बेस पे। तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन एग्जीक्यूटिव तक आपने किए, एफएम है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन के सम्स है, वो सब यहाँ पे निकल चुका है, तो वैसा कोई पार्ट है नहीं। तो फर्स्ट पेपर इज ईएसजी, 100 मार्क्स का पेपर। सेकंड आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस, प्लीडिंग्स करके है। तो इसमें वो डीड्स ड्राफ्ट करने वाला पार्ट भी है और बाकी के टॉपिक्स भी है। बट इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्राफ्टिंग के अपने अग्रीमेंट ही बनाते रहेंगे, वैसा नहीं है। क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट लास्ट 2-3 पेपर से ड्राफ्टिंग वाले टॉपिक्स कम पूछ रहा है, जो ड्राफ्ट बनाना है वो बहुत कम पूछ रहा है। और बाकी थियरी जो है ज्यादा आ रही है, तो वो भी वेरिएबल पैटर्न है। तीसरा सब्जेक्ट जो आएगा वो है आपका ड्यू डिलीजेंस। ये वर्ड कहीं सुना तो होगा आपने, कुछ याद है क्या था मीनिंग इसका। ड्यू डिलीजेंस, और एक सेक्रेटरियल ऑडिट भी है यहाँ पे। बैकग्राउंड चेक, तो भाई कोई भी अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर कुछ भी करने से पहले भी अपने एक बार सामने वाली कंपनी का पूरा हिस्ट्री, बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इनके साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशन क्या देनी चाहिए, क्या हमें मिल रहा है, क्या हम पे ऑफ करेंगे। तो वो पूरा टॉपिक ड्यू डिलीजेंस। और प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन में, बिकॉज बैकग्राउंड चेक किए बिना अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो बाद में क्या लॉसेस हो सकते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसा है। तो ये एक पार्ट है। अब ये 3 सब्जेक्ट जो है ये फिक्स सिलेबस है आपका रहने वाला है। जो फोर्थ पेपर है वो है ओपन बुक। एक तो इलेक्टिव, दूसरा ओपन बुक। तो आपको चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका एग्जाम ओपन बुक होगा। अब ओपन बुक एग्जाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है? लॉटरी लग गई, ठीक है। ये ये तो मजे हैं, बुक लेके जाओ, आराम से ढूंढ ढूंढ के देख देख के लिखो। मतलब पहले ये हो जाता है कि यार ये ग्रुप 4 पेपर का नहीं है, 3 ही पेपर का है, ठीक है, ये वाला तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन वही है कि ओपन बुक एग्जाम में पढ़ के नहीं जाना, मतलब ये वो दो धारी तलवार है, किस तरफ क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उल्टा ओपन बुक में आपको मेहनत और अच्छे से करनी पड़ती है, मिसकंसेप्शन है। काफी स्टूडेंट्स यही मिथ लेके ही जाते हैं। अच्छा, हम कितना भी बोल ले कि नहीं भाई ओपन बुक एग्जाम है तो लाइटली मत लो, अरे सर बुक में देख के तो लिखना है। अरे कोई अपना स्कूल का इंग्लिश का एग्जाम थोड़ी है, कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया, उठा उठा के स्टोरी देखी और लिख दी और खत्म हो गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहेगा ओपन बुक में वो डिफरेंट है। अच्छा, आपके लिए पहले एक्सपीरियंस है वैसा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा सीए फाइनल का पेपर था, मैंने एक बार ओपन बुक अपियर किया हुआ है, तो आइडिया आ गया था क्या चीज है, और मैं बुक के भरोसे नहीं गया था, लकीली पार्शियली गया था। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस दोनों चीजों का हुआ वही पेपर में, बिकॉज ओल्ड सिलेबस था मेरा सीए का, और वो एक सब्जेक्ट आता था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पुराने सिलेबस में। उस एक सब्जेक्ट की वजह से मेरा सीए अटका हुआ था, क्योंकि उसमें चाहिए रट्टा एज इट इज, क्योंकि आईटी का सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट को मॉड्यूल के एज इट इज लैंग्वेज चाहिए, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। और थोड़ा भी अपने मन से लिखने जाओ टेक्नोलॉजी में, अपने मन से क्या लिखोगे? तो जो बुक के कीवर्ड्स है वही लिखने हैं, वो रटने वाला काम हो नहीं रहा है। और लास्ट मोमेंट पे पूरी बुक रटने बैठेंगे वो पॉसिबल नहीं है, उस चक्कर में अटके हुए हैं। अब जैसे न्यू सिलेबस आया ना, मैंने इमीडिएट स्विच ओवर किया, मतलब ये मेरे लिए ही आया है। उसमें आ गया ओपन बुक, ओपन बुक में आ गया इलेक्टिव, इलेक्टिव में आ गया इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ। अपने तो इसमें कर ही रहे पढ़ा ही रहे हैं, तो वो चीज ऐसी ग्रिप थी ना, लॉ आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपन बुक पे स्विच किया। तो जब पेपर दिया तो उसमें ऐसा था कि 7 एक्ट थे सिलेबस में, आपने पढ़े हुए हैं, रेरा था, फेमा था, वही सारे सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट। तो आप ही के जो इकोनॉमिक बिजनेस लॉ सिक्योरिटी लॉ के सिलेबस में से ही आईबीसी था, वैसे 7 एक्ट थे। अब मैं थोड़ा लास्ट मोमेंट पढ़ने बैठता था सिलेबस यहाँ पे खत्म करने के बाद, तो वो 7 एक्ट थे, और मुझे पता है ओपन बुक है तो बुक के भरोसे तो नहीं जाना है। अच्छा, हमें 4 घंटे का टाइम दिया था, 3 घंटे का नहीं। आपका 3 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। हमको तो उस अटेम्प्ट में 4 घंटे दिए थे। तो और लीनियंट हो गए, 1 घंटा तो पढ़ने के लिए मिल रहा है, 3 घंटे तो लिखना है। तो वो कैलकुलेशन आ जाती है, बोला ऐसा रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि लॉज थे। अब 7 में से मैं पढ़ना शुरू किया तो 5 तो मैंने पढ़ लिए, 5 या 6 मैंने पूरे पढ़ लिए। लेकिन एक आध फेमा वाला मैं थोड़ा स्टेक पे रख के गया था, क्योंकि टाइम कम था, और फेमा में रेगुलेशन आपको पता है कितने डेप्थ में है। तो मैंने बाकी सब पढ़ लिया, एक फेमा छोड़ दिया, एक आध और एक्ट थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा। आई थॉट देखा, अगर 7 में से मैं 5 या 6 भी पक्के पढ़ के जा रहा हूँ, तो एक आध एक्ट का क्वेश्चन तो मैं बुक में से ढूंढ ही लूंगा, उतना रिस्क में ले सकता हूँ। लेकिन पूरा सब्जेक्ट में बुक के भरोसे नहीं जा सकता, तो उतना पढ़ के गया। अब जब एग्जाम अपियर करना स्टार्ट किया ना, तो आइडियली, अच्छा हमारा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, आपको तो क्या आपके खुद की नोट्स लेके जाने दे सकते हैं, आप ये बुक लेके जा सकते हो एग्जाम में, जो भी आपकी ओपन बुक की है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, मेरे दिए हुए नोट्स हो, आपके हैंड रिटन नोट्स हो, प्रिंटेड फॉर्म में कुछ भी चलेगा। अच्छा, क्वांटिटी का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही बुक ले जानी है। लोग है ना ऐसे 10-10 बुक लेके आते हैं, आजू बाजू वालों को डराते हैं, पूरा सूटकेस लेके आते हैं। हाँ, हाँ, एग्जाम के टाइम पे मैं देखता हूँ ना, स्नैप आते हैं ना सबके, सूटकेस लेके जा रहे होते हैं, मैं बोला तुम लोग सीधा यहीं से गोवा निकल जाओगे ऐसा तो नहीं है? वो ऐसी फीलिंग आ रही होती है। तो सीधा बैग लेके पूरा जा रहे हैं, आजू बाजू वाले टेंशन में, मैंने ऐसा क्या मटेरियल लेके आ गया, मतलब कोई फायदा नहीं, 3 घंटे में ये सारी बुक अगर घुमाने बैठ गया तो घुमाते ही रह जाएगा, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो वो इतना सेंसिबल नहीं है, बट ठीक है। तो मटेरियल हम लेके गए, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, तो उन्होंने क्या किया ना, हमारी बुक साइड पे रखवा दी, बोले आपको इंस्टीट्यूट ही बुक देगा, उसी में से लिखना है। और क्या किया, मॉड्यूल में से जितने भी डायग्राम, इलस्ट्रेशन, डिटेल्ड इंडेक्स, सब हटा दिया। मतलब मॉड्यूल के नाम पे बैरेक दे दिया हमको, मतलब चलो और काम खत्म। जिनको इंटरप्रिटेशन नहीं आता है वो तो खत्म ही हो गए वहीं पे, और जो अपनी नोट्स में टिक मार्क कर करके लाए थे कि यहाँ से ये ढूंढ लूंगा वहां से ढूंढ लूंगा, गया। अच्छा, आपको तो बुक अलाउड होती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट 6 एक्ट मैंने पढ़े, एक शायद नहीं पढ़ा। वो 6 के क्वेश्चंस मैं लिखता गया अपने हिसाब से, मैं बुक को रेफर कम कर रहा था कि भाई जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। एक फेमा छोड़ा था, उसके 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, अपने पैटर्न में नहीं आए वो एमसीक्यू विद रीजनिंग, भी न्यू सिलेबस में पूछ नहीं रहे, लेकिन पैटर्न में है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसा हमारे में भी था। और 10 एमसीक्यूज और 20 मार्क्स उसके, तो उसमें 2 एमसीक्यू फेमा के थे और एक केस फेमा का था। मेरे पास 4 घंटे थे, मैं पूरा ढूंढता रहा बुक में कि भाई ढूंढ के पढ़ के इंटरप्रेट करके लिख देता हूँ, और मेरी इंटरप्रिटेशन स्पीड है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी नहीं मिले। तो मेरा एक्सपीरियंस वही था कि जितना मैं पढ़ के गया था ना, अल्टीमेटली मुझे उस पेपर में उतना ही आता था। बाकी जितना मैं बुक के भरोसे गया, मेरा एक क्वेश्चन भी नहीं बना। मेरे 10 में से 6 एमसीक्यू बन गए, 8 एमसीक्यू बन गए, वही 2 नहीं बने जो फेमा के थे। बाकी के सारे आंसर मुझे आते थे जो खुद पढ़ के गया था। तो ओपन बुक में ना आपको इसको मेन सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना है। ये केबीसी की लाइफलाइन मिल जाएगी आपको, कि बाई चांस अगर कहीं हिंट चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेज पे ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। और वो सेम क्वेश्चंस तो पूछने वाले नहीं कि टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन है, देख के तुरंत लिख लिया। आपको पूछेंगे केसेस,
केसेस को इंटरप्रेट करना उसी को आएगा जिसने डिटेल में पढ़ा होगा, और उसी को समझ आएगा कि कौन से पेज पे जाकर ढूंढना है किसका आंसर क्या है। तो ओपन बुक को अपने वैसे नहीं लेंगे कि यार ये तो चलो काउंट ही मत करो। हाँ, ये एक लिबर्टी है कि आपको ना इस सब्जेक्ट में बैक ऑफ द माइंड वो लर्न करने का प्रेशर फील नहीं होगा कि यार याद नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं है। आप इस बुक को बार बार घुमाते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, लिखते जाओ, तो आपका माइंड में ना सबकॉन्शियसली अपने आप बैठ जाएगा विद अ रिलीफ कि यार मेरे पास बुक है, मेरे पास अपनी बुक अच्छे से पढ़ी हुई है, कुछ नहीं याद आया, पढ़ा हुआ है पर याद नहीं आया तो एक बार मैं रेफर कर सकता हूँ। लेकिन नहीं पढ़ा है और वहां जाके इंटरप्रेट कर लूंगा उस एग्जाम टाइम में, वो होने वाला नहीं, और आपके पास 3 आवर्स का टाइम, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल नहीं होता है। तो ओपन बुक वाले में ये केस है। अब इसमें क्योंकि इलेक्टिव है ना, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, 4-5 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वैसा है। अब जो कॉमन पॉपुलर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो ज्यादातर लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो टॉपिक आपने थोड़ा बहुत पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन पढ़ा हुआ है, वो पूरा सब्जेक्ट है। और दूसरा एक चल रहा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो मजे की बात ये है, पिछली बार IPR सब लेके गए थे, सबने IPR का एग्जाम दिया, तो उसमें क्या केसेस और वो सब टेक्निकल आते हैं, तो सबको लगा ये तो बहुत हैवी है। तो अपने तो क्या बेयर मिनिमम वाला केस होता है, सबसे सस्ता इलाज होगा वो ढूंढेंगे। तो सबने देखा ग्रुप 1 की सारी मॉड्यूल डाउनलोड की, सबसे पतली मॉड्यूल किसकी है, बेस्ट है ना, यही करेंगे ना अपने, और क्या करें। वो पढ़ाने वाला भी वही करेगा, उसको पढ़ाना आसान, पढ़ने वाला तो पहले वही करेगा, उसको पढ़ना कम है। तो सब ढूंढ रहे हैं, सबसे सस्ती और पतली मॉड्यूल मिली CSR की, 320 पेज की, और IPR की थी 480 पेज की। तो बोले ये तो 50% एक्स्ट्रा हो रहा है, वैसे देखे तो ये नहीं पढ़ना। तो लोग CSR पे स्विच करके अभी ये जो रिजल्ट आया ना उस अटेम्प्ट में, अब CSR सोचा है तो बहुत ईजी है, तो आराम से निकल जाएगा। एक तो CSR का पेपर निकाला भी इजी, बच्चे सब बाहर आके खुश, बोले सर CSR का पेपर तो बढ़िया था, मजा आ गया, वसूल हो गया। अब मार्क्स दिए जो बने CS 45 के ऊपर किसी के मार्क्स ही नहीं देखे मैंने। जो लोग पास भी हुए ना, 42, 41, 44, 40, बस यही रेंज में मार्क्स है, 40 पे भी पास हुए, CSR में मार्क्स ही नहीं दिए। तो जितना इजी पेपर निकाला, जितना इजी सब्जेक्ट दिखाया ना, मार्क्स उतने उल्टे हो गए। तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, आप एग्जाम लेके जाओ, आओगे, रिजल्ट आएगा, आपने क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो आप लोग यहाँ तक एग्जाम क्लियर करके ही पहुंचे हो, तो आपकी मार्कशीट में भी ये हुआ होगा। कोई सब्जेक्ट में आपने सोचा होगा कि यार मैंने ये पेपर बहुत अच्छा लिखा था, इसमें मार्क्स आएंगे, उसमें धक्के मार के जैसे कैसे पास हुए, और जो खराब गया था वो एग्जामिशन के पास तक पहुंच गया, ऐसा भी हुआ है। अब इसमें ना ग्रुप 1 में ना इसकी बेचारे की इंप्रेशन बहुत खराब है, इसका नाम बहुत खराब है। पास स्टूडेंट से पूछोगे ना, बोले यार क्या सब्जेक्ट है ये, मतलब थोड़ा वॉल्यूम में है और थियोरिटिकल है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स के परसेप्शन में इसकी वैल्यू नहीं है, बहुत खराब सब्जेक्ट है। इसमें इस बार ऑलमोस्ट सबके एग्जामेशन है, जितनों की मार्कशीट मैंने देखी है ना, 59 to 65 के बीच में मार्क्स है, और सब्जेक्ट को पूरा साल गालियां दी। और ये CSR की तो ऐसे मतलब गोद में लेके घूमते थे, ये तो अपना ही सब्जेक्ट है। और इसमें पास होते होते मतलब पॉइंट पे पास हुए, मुझे लगता है अगर मार्कशीट मंगा के देखेंगे ना तो मॉडरेशन वाले भी मिले होंगे, दिए ही नहीं मार्क्स उन लोगों ने CSR में। तो जितना इजी सब्जेक्ट है ना, फिर परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की ज्यादा हो जाती है कि यार इजी पूछा है तो और परफेक्ट लिखो, तो मार्क्स भी फटाफट काटते हैं। टफ सब्जेक्ट में उनको पता होता है कि यार उनके लिए भी हैवी है, थोड़ा बहुत चेकिंग में भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं है। इसमें जो दिमाग लगाना शुरू कर देगा, इस सब्जेक्ट में ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट ये करता है, उसका रिजल्ट कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसका फोकस है ना अपनी पढ़ाई पे है नहीं। इंस्टीट्यूट क्या करता है वो सोच सोच के गैम्बलिंग किए जा रहा है, और इंस्टीट्यूट कुछ अलग ही करेगा। तो अपना काम वो सब प्रिडिक्ट करना नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं, अपना काम है कंटेंट पे फोकस करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास जो पॉपुलर है, एक IPR है, एक CSR चल रहा है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा बाहर हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें हो जाती है, इंटरनल ऑडिट, ये वो फॉरेंसिक ऑडिट, तो वो कहीं पे कंटेंट में भी रिलेट नहीं होता, टेक्निकल भी हो जाता है। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट पे अपने जाएंगे। अभी फिलहाल मैंने IPR CSR में से खुद सिलेक्ट नहीं किया है कि क्या आपको सजेस्ट करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोलता है। तो अपने वही जो मिनिमम वाला ऑप्शन अभी लेके चलेंगे कि भाई CSR एक बार आप ऑप्ट कर लो, बाई चांस बाद में चेंज करना हो तो आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कभी भी स्विच कर सकते हो। तो मैं दोनों मॉड्यूल्स थोड़ा डिटेल में रेफर कर लूंगा कि कौन सा सजेस्टेड है। तो अब अप्रोच दोनों रहते हैं, एक अप्रोच रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़े, कि पढ़ के पास हो जाए। दूसरा लगता है कि यार फ्यूचर में करियर के लिए क्या ज्यादा अच्छा है। तो वो अभी मैं डायलेमा में चल रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या करना चाहिए, कि आपका फ्यूचर देखूं कि अभी प्रेजेंट देखूं, दो चीजें हैं। तो थोड़ा अच्छे से एक बार रेफर करके फिर एक डिसीजन पे आएंगे और फिर वो करेंगे, तो वैसा है, तो वो पॉइंट रहेगा। तो ये आपका ग्रुप 1 हो गया, 3 पेपर आपके जो है वो कंफर्म फिक्स सब्जेक्ट्स हैं, ये इलेक्टिव है और ओपन बुक भी है। तो इलेक्टिव में ओपन बुक दे दिया तो दोनों चीजें साथ में कंबाइन हो गई, वैसा है। अब जो ग्रुप 2 है, 3 पेपर वाला, इसमें जो एक पेपर है, दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वेटेज है इसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस या फंडिंग आपका 60 मार्क्स का है, SM जो है 40 मार्क्स का, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है। अब ये फाइनेंस वाला जो है सब्जेक्ट, इसमें आपको एक एडवांटेज है कि आपने एग्जीक्यूटिव में जो SLCM पढ़ा है, आपका सिक्योरिटी लॉ या CMSL पढ़ा है, उसी के टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि इट इज अबाउट फाइनेंस। तो पैसा रेज करने के लिए अलग अलग सोर्सेज क्या है, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है,
ईसीबी है, ये फॉरेन करेंसी वाला जितना आपने पढ़ा है ना, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एआईएफ के फंड्स मिल जाएंगे। तो वो पूरा टॉपिक 60 मार्क्स का फंडिंग के रिलेटेड है। कहीं ना कहीं वो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट से मैच करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ इसका 50% मुझे आता है, और उसी को उन्होंने टॉपअप किया हुआ है। REIT है, इनविट्स है, ये सब टॉपिक है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और बहुत मजा आती है। मैं टॉपिक उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें ना रियल लाइफ कंपनी के केस स्टडीज, जो थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्पोरेट न्यूज कंपनी का डेटा फॉलो करते हो कि भाई इस कंपनी ने ये स्ट्रेटेजी लगाई, उसने वो किया, इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, सर्विसेज लॉन्च की, उसी के सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो पढ़ने में मजा आता है। वो सब्जेक्ट नहीं है, जनरल नॉलेज है। अब यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो वैसे चलता है वो। तो वो कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग, तो इस पे अपने फोकस करेंगे। जो बाकी के 2 पेपर्स हैं, 6th पेपर आपका जो है CRVI, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये आपका है मर्जर एंड अमालगमेशन, या मर्जर एंड एक्विजिशन जो आप बोलते हो। तो एक कंपनी लॉ में चैप्टर पढ़ाया था इस पे, सेक्शन नंबर 230 से लेके 240। चैप्टर 10 था ओल्ड सिलेबस में, हाँ नए वाले 10 था, पुराने में 12 था। तो वो पूरा जो चैप्टर है वो इसका फाउंडेशन है, उसी के बेसिस पे ये पूरा टॉपिक रहेगा। एंड दिस इज वर्थ 40 मार्क्स। तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तो ना वो डायरेक्ट वाला एक एक प्रोविजन इंटरप्रेट करेंगे, तो पढ़ने का मजा भी आएगा, क्योंकि एक्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके उसमें से मीनिंग निकालना है, और शांति से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो उसमें डिटेल में जाएंगे। एक वैल्यूएशन का टॉपिक है ये 2 चैप्टर है छोटे से, 20 मार्क्स। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ये एक ही अकेला है इस पूरे में जहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट मिल सकता है। बाकी पूरे सिलेबस में कोई सम्स नहीं है, वैसा है। ठीक है, वैल्यूएशन करनी है बिजनेस की, तो उसमें नंबर आने ही वाले, वैसा है। ये जो पार्ट है तीसरा, इसके बारे में भी आपको पता है, IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये आपके नए सिलेबस में ना एग्जीक्यूटिव में इतना डिटेल में नहीं है। ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने SBEC पढ़ा है, SBEC में आपका पार्ट सी था, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, वो मॉरेटोरियम पीरियड और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्रोफेशनल, वो था। न्यू सिलेबस में ना SBIL में हटा दिया इन्होंने, लेकिन SBEC में लास्ट में वो कंटेंट था, और उसके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आई थिंक 25 मार्क्स का वेटेज था ना, हाँ। हाँ 25 मार्क्स का, 65 और आगे का 60 और 35 समथिंग, तो 25 मार्क्स का कुछ वेटेज था। तो वो बहुत कम कंटेंट था और मार्क्स ज्यादा थे। उसी पूरे टॉपिक के ऊपर ये है, IBC कोड 2016। दिस इज वर्थ 40 मार्क्स। अब तीसरा सब्जेक्ट आपका आएगा सेम, ओपन बुक इलेक्टिव। आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें क्या सब्जेक्ट लेना है। इसमें भी मल्टीपल 5-6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है वो है IBC। IBC का एक सब्जेक्ट ही दे दिया ओपन बुक में। अब अच्छी बात यह है कि ये वाला टॉपिक आपका और ये जो टॉपिक है पूरा सेम है, एज इट इज, लॉटरी है ये। अच्छा, अगर आपको पहले ये मैं 40 मार्क्स का पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें समझ लो 80% कवर हो जाएगा। 80%, हार्डली कुछ बचता है, फिर खाली ना कुछ केस क्लॉज और एडिशनल टॉपिक्स बचते हैं। तो ये 40 मार्क्स पढ़ते हैं आपका, ये 80 भी कवर हो गया, तो 120 कवर हो गए समझो। और यही कंटेंट है इतना, ऐसा मैंने कंटेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया, एग्जैक्टली यही कंटेंट है। तो इसमें जितना पढ़ाऊंगा वो आप समझो साथ साथ में आपका ना ओपन बुक का एक पेपर कवर हो रहा है। तो फिर इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट और लोगे तो एक और अलग से पढ़ना पड़ेगा, और रिलेटेड है तो फिर बेटर है ना, डिस्काउंट हो गया। इसमें एक टैक्स वाला सब्जेक्ट भी है, अगर आपको किसी को लेना हो तो। टैक्स तो जैसे कैसे जान छुटी है निकले उससे, ठीक है। मुझे पर्सनली दुख होता है, बोला टैक्स का सब्जेक्ट इतना डेप्थ में पढ़ाता हूँ, लेकिन सब ऐसे भागते हैं ना उससे, पता नहीं क्या छोड़ दिया हमारे पीछे, वैसा है। कोई बात नहीं, चलो जाने दो, आपकी फील्ड में इतना काम भी नहीं है टैक्स का, तो मैं इंसिस्ट भी नहीं कर सकता। बट वैसे सब्जेक्ट काफी अच्छा है, बट ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स वाला तो ऑप्शन पे अपने जाएंगे नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स का कोई इतना रेलेवेंस नहीं है। आर्बिट्रेशन का एक अच्छे सब्जेक्ट है, नो डाउट, ऐसा नहीं, एक आर्बिट्रेशन का भी सब्जेक्ट है, और आर्बिट्रेशन की फील्ड में भी CS का रोल है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अपने फिर यहाँ पे थोड़ा क्या है, कन्वीनियंस देख रहे हैं, यार एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दूसरा कवर हो रहा है, तो कौन ही होगा जो इसके बदले दूसरा सब्जेक्ट लेगा। एक लेबर लॉ डाल रखा है SBIL में, जो आपने लेबर लॉ पढ़ा, वो तो वैसे याद कर करके इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं होती। वेजेस की डेफिनेशन यहाँ अलग है वहां अलग है, कौन मेहनत करेगा, तो वो सब में जाना नहीं। तो ये बेस्ट है अपना, दैट इज IBC। और ये इलेक्टिव अपन ऑप्ट कर लेंगे। अगेन ओपन बुक का ऑप्शन है, आप यही मटेरियल यहाँ पे भी लेके चले जाना। मैं नोट्स का कंटेंट वैसे ही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मर्ज हो जाए, तो आपको जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें इसकी भी कुछ एडिशनल चीजें मैं यही ऐड करके दे दूंगा। तो जब ये खत्म करेंगे और आप ये मॉड्यूल देखोगे, तो बोले यार ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया, तो आपका वो सब्जेक्ट ना मैं पैरेलल करके उसको मर्ज कर रहा हूँ, तो वैसे करके काम हो जाएगा। तो ये अपना पूरा सिलेबस है ग्रुप 2 का, जो आपके सामने वैसा है। अब जो पढ़ाने का पैटर्न है कि भाई कैसे अपने अप्रोच करें, तो मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर करना भी स्टार्ट किया ना, मैंने पहले ग्रुप 2 पे ही फोकस किया, क्योंकि CFSM मेरा एक सब्जेक्ट है, मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी, उसमें भी ग्रिप अच्छी है। ये दोनों में क्योंकि मर्ज हो जाता है, तो एक कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका दूसरा भी साथ में कवर हो जाएगा। तो सेकेंड ग्रुप को अगर टारगेट करें, तो अपने काफी कम टाइम में एक ग्रुप सिक्योर कर सकते हैं। तो शुरुआत में इससे ही कर रहा हूँ, ठीक है। वैसा है, अभी आपका SM स्टार्ट होगा,
ये इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होगा, ये 2 टॉपिक्स ले रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपका साथ साथ में प्रिपेयर होता ही जा रहा है, तो वो आपको आइडिया है वैसा, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्रोच करेंगे, ये पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद अपने पास ग्रुप 1 पूरा जो है वो कवर अप करने के लिए है। नंबर ऑफ मंथ्स जितने हैं आराम से अपने दोनों सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। अब ये मार्च में स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल में एक टारगेट मैंने टेंटेटिव सोचा है बाई 15 जून। 15 जून तक अपने ग्रुप 2 पूरा आराम से पैकअप कर सकते हैं। इनफ मंथ्स है, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, शांति से राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अपना कवर अप हो जाएगा। जून से, अगर उससे पहले हो गया तो और अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम टारगेट एक बार 15 जून सोचा है। उसके बाद हमारे पास 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक या सितंबर लास्ट तक भी आप गिन लो, 3.5-4 महीने हैं जिसमें हम पूरा ग्रुप 1 आराम से कवर कर सकते हैं। तो मोर देन इनफ टाइम है। लास्ट में जब अक्टूबर आएगा, अब क्या होगा, अगर मैंने आपको ग्रुप 2 पहले पढ़ाया, ग्रुप 1 बाद में पढ़ाया, तो ये पढ़ने के बाद अब ये तो पूरा भूल चुके होगे, आपको ही पता है वाइप ऑफ हो गया होगा, बोले सर वो तो 4 महीने पहले पढ़ा था, जून में खत्म हो गया था माइंड में, अब कुछ याद नहीं, क्या करें। तो लास्ट में ना अपने इसका फिर से एक रिवीजन प्लान कर लेंगे। वो मैराथन और रिवीजन वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे करवाने ही वाला हूँ, कि आपका ना वो रिवीजन मैराथन का भी जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें वापस से ग्रुप 2 से शुरू करेंगे, एक बार पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करा दूंगा तीनों, और फिर वापस ग्रुप 1 का भी रिवीजन कर लेंगे। तो अपने पास मंथ्स इनफ है, ये सारी चीजें अपन अच्छे से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका पार्ट टेस्ट है, 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, वो सारा कंडक्ट कर सकते हैं। लास्ट में फिर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम रहेगा। तो दोनों मॉड्यूल के लिए अगर किसी को जाना हो, अप्रोच करना हो, तो अपने नंबर ऑफ टाइम्स इतनी बार उसको रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेंगे कि लास्ट में आपको ना वो बर्डन सम नहीं लगेगा कि यार 7 पेपर 7 दिन में कैसे अप्रोच करें। क्योंकि एक मेजर कंसर्न आपका वो ऐसा छुट्टी नहीं मिलती। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जब सब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना हो और अपने पास टाइम भी इतना अवेलेबल है और अप्रोच कर रहे हैं ना, एक लर्निंग कर्व इफेक्ट होता है। ये एक कंसेप्ट है, लर्निंग कर्व बोलते हैं। कोई भी काम आप रिपीटेडली करते हो ना, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। और ये चीज आपने कोई भी काम कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि यार फर्स्ट टाइम अपन ने कोई चीज नई सीखी है, ट्राई किया। आप कुकिंग का एग्जांपल ले सकते हो, अब मम्मी खाना बना रही है घर पे, तो क्या फटाफट स्पीड में बनता है? अब 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ बना के लिया, अपने को बोले तो सोचते हैं क्या बनाए, तो उसकी वो सामग्री इकट्ठी करो, सारी मटेरियल क्या क्या चाहिए वो इकट्ठा करो, रॉ मटेरियल, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखो कौन सा वाला बनाना है। एक तो 10 वीडियो आ जाते हैं, फिर अपन देखते हैं सबसे छोटा वाला कौन सा है। हाँ, ये आधे घंटे वाला ये तो नहीं चलेगा, 5 मिनट वाला ये देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि अपने सोचते हैं 5 मिनट वाला देखेंगे तो बन जाएगा 5 मिनट में। होता नहीं है वैसा, उसमें पहले ही प्रोसेस होता है, 10 मिनट इसको पकाओ। मैंने अभी बोला 5 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट तो पकाने के लिए रख दिया। तो अपने जब करने जाते टाइम ज्यादा लगता है, और फर्स्ट टाइम आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 2 घंटे लगे होंगे। वही सेम डिश अगर आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करोगे ना, तो 2 घंटे का काम शायद 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में हो जाएगा। फिर 10 बार बना लिया, फिर क्या होगा? फिर 10 मिनट मम्मी से फास्ट अपना बन रहा है, मम्मी 20 मिनट बना, अपना 15 बन गया। वो लर्निंग का इफेक्ट है, एक ही चीज बार बार करने से आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है उसमें। ये सेम इम्पैक्ट अपना यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर इतना टाइम अवेलेबल है और अपने डिटेल में पहले से पढ़ रहे हैं, विथ राइटिंग प्रैक्टिस, पार्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो सारी चीज, रिविजन, मैराथन, तो आप भी तो मेरे साथ साथ बार बार पढ़ोगे। तो अगर 4-5 बार बुक घुमा लेते हो, तो लास्ट डे पे वो स्पीड आ जाती है कि अपने एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सके। और उस चीज को प्रैक्टिस करने का एक मौका अपने पास रहेगा। जो मॉक टेस्ट यहाँ पे रखेंगे वो भी तो 7 दिन में 60 टेस्ट सेम होगी, तो उसमें आपके पास चांस रहेगा कि यार देखते हैं ना, एक दिन में लेके बैठते हैं तो कितना रिवाइज होता है। बट उसके पहले पार्ट्स में जैसे 60-40 है, तो भाई 60 का टेस्ट अलग से होगा, 40 का अलग से होगा, ये 3 पार्ट में टेस्ट अलग से होगा। तो तभी आपको क्या शांति से पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब लास्ट में मॉक टेस्ट आएगी, तो वैसे ही प्रेशर में आपको पढ़ना है जैसे मेन एग्जाम में पढ़ना है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप देख लो 5-6 बार तो बुक घूम ही जाती है। ये चीज मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में बोली हुई है कि होता ही है। तो 5-6 बार बुक घुमाने के बाद जब आप लास्ट डे पे पढ़ोगे ना, तो आपकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि अपने नोट्स में ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब इन अ वे के कौन सी चीज आप क्विकली जाने दे सकते हो, किसको आपको डिटेल में पढ़ना है, वो सब बन चुका होगा। फिर तो सिर्फ पेजेस घुमाना है कि अच्छा ये पॉइंट में मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन किया, इतना ही पढ़ना है, ये टिपिकल पॉइंट है तो डिटेल में पढ़ना है। तो सेग्रीगेशन जो है ना, वो आपका मेरे साथ साथ हो जाना चाहिए, और इसलिए इतना जल्दी थियरी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये तो फिर वो भी आता है, सर इतना याद कहाँ रहेगा, अभी से पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिसंबर में। पैसा होता तो मैं सीधा सितंबर में बुलाता आपको, ये थियरी तो याद रहेगी नहीं। लेकिन पहले से पढ़ा हुआ, बार बार रिवाइज किया हुआ, तब माइंड में रिटेन होगा आखिरी दिन के लिए। तो ये सारा अपना सिलेबस का अप्रोच है। अभी आपको ऐसा अभी कंफ्यूजन हो मेरी बात सुनने के बाद भी, क्या 2 ग्रुप नहीं देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इंसिस्ट कर भी नहीं रहा हूँ। आप पढ़ना शुरू तो करो, अभी एक ग्रुप पहले स्टार्ट करो, जून तक पहले एक ग्रुप अप्रोच करके उसको खत्म करते हैं, ग्रुप 1 पे आते हैं। ग्रुप 1 चलने दो, आपका एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा सितंबर में, 25 अगस्त वाले रिजल्ट के बाद। तो उस मंथ में आपको डिसीजन लेना है कि एग्जाम फॉर्म ग्रुप 1 का भरना है, ग्रुप 2 का भरना है, दोनों का। तब तक तो डिसीजन लेना नहीं, और तब तक कोई पैनिक है भी नहीं कि एकदम से प्रेशर आ गया। पढ़ाई डिटेल में कंटिन्यू रखो, अभी से लाइटली मत लेना कि यार अभी तो बहुत टाइम है। बिकॉज वो मिस्टेक है ना, काफी स्टूडेंट स्टार्टिंग में करते हैं कि यार अभी तो सर ने शुरू किया है, अपने को तो टाइम है, अभी जाके खाली बैठना है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अब 15-15 दिन पीछे चल रहे होते हैं, मैं पहले 15 दिन पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, सब आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। फिर थोड़ी सीरियसनेस आती है कि यार अब थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा।
लेकिन मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ ना, तो आपको ना मेरे साथ साथ चलना है, क्योंकि मैं आपको आपके पेस पे पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आप पिछले वाले सब्जेक्ट पे आए हो अभी, जो पढ़ा रहा हूँ वो भी अटेंड करना है, जो बाकी है वो भी कोप अप करना है। वो बैकलॉग एक बार शुरू होता है ना, तो काम खत्म हो गया, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अगर अभी जून तक ग्रुप 2 का टाइम मिला है तो अभी खत्म करना है। फिर ऐसा ना हो मैं ग्रुप 1 चालू कर रहा हूँ, आप ग्रुप 2 शुरू कर रहे हो, फिर वो 7 सब्जेक्ट का प्रेशर एक साथ, सर अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे, ये हो गया वो हो गया, और टाइम वेस्ट करने के रीजन तो बहुत है। 15 दिन ऐसे वेस्ट हो गए, एक हफ्ता ऐसे वेस्ट हो गया, वो नहीं है। तो आपको रोज का काम खुद खत्म करना है, उसके लिए मेरे साथ साथ चलना है। अगर मैंने 100 करवाया है ना, तो आपको 80-90 पे तो हमेशा रहना ही पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हटना है, नहीं तो फिर आपका बैकलॉग बढ़ता गया ना, वो कवर अप नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ध्यान में लेके चल रहे हैं। अभी आपकी और कुछ क्वेरी हो सिलेबस के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है तो बता दो। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है। तो अपने ग्रुप 2 का सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ये आपका 40 मार्क्स का कंटेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसमें पूरा आ गया। सिंपल 6 चैप्टर्स हैं। सिलेबस को अप्रोच करते टाइम आप ये भी चीज ध्यान रखना, फाइनल का सिलेबस और एग्जीक्यूटिव का सिलेबस में फर्क है। वो आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है। दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम लेने का तरीका है, दैट इज कंसेप्ट ओरिएंटेड। खुद प्रेसिडेंट ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि भाई हम एग्जाम ले रहे हैं तो हमारा अप्रोच है कि क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होने चाहिए, स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, वो लर्न करके लिखने वाला पैटर्न नहीं चलेगा। एक टाइम पे ना, हम 10-12 साल पहले जब एग्जाम्स होती थी, तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में ना जो अपनी स्कैनर क्रैकर नहीं आती, बच्चे सिर्फ वो पढ़ के जाते थे और क्लियर करके आ जाते थे। ऐसा भी होता था, उतना ही पढ़ के गए बस, मतलब रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, मॉड्यूल कुछ खोला ही नहीं, सीधा क्रैकर पढ़ी, एग्जाम दिया, खत्म हो गया, फास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। उस टाइम पे ना थोड़ा पैटर्न वैसा भी था कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते थे, तो सेम क्वेश्चन बैंक बन जाती थी कुछ साल में, और उसी में से क्वेश्चन रोटेट हो के आ रहे हैं। और क्वेश्चन का वेटेज भी होता था 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स, तो लिखने ही कितने हैं फिर पूरे पेपर में। ऐसे भी पैटर्न थे, उसमें भी रिजल्ट नहीं आता था लोगों का, सोचो क्या ही करते होंगे। वैसा है। अब पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब ऐसा है कि अगर आप पूरा मटेरियल पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो आप अपने मार्क्स पहले ही मिस आउट कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है। तो मटेरियल आपको पूरा कवर करना है। मैं जो भी आपको नोट्स दूंगा, आप मॉड्यूल से टैली कर लेना, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। ये आंसर हटा दिया, ये तो पूछ ही नहीं सकते, ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मॉड्यूल में है, एक पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस टॉपिक में से क्वेश्चन बन नहीं सकता है तो एक बात अलग है। जैसे कितनी बार हिस्ट्री दे रखी होती है, 1800 में ये था, 90, वो समझ में आता है, वो नहीं पूछते हो, वो चीज का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आज की डेट में वो रेलेवेंट नहीं है। कोई शेड्यूल है, कोई लिस्ट है, 5 पेज का शेड्यूल दे रखा है, क्वेश्चन बनेगा नहीं उसमें से। लेकिन अगर क्वेश्चन बन सकता है और बोले पूछेंगे नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो अपने मॉड्यूल को मैक्सिमम कवर करने की ट्राई करेंगे, तो आप है ना थोड़ा कंटेंट वाइज सिक्योर रहोगे कि यार देख, जितना मॉड्यूल में है मैंने पूरा प्रिपेयर किया है, अब इसके बाहर कुछ आ गया तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर से आया मैं पढ़ के नहीं गया तो मेरी गलती है। तो वो चीज पे अपने को पहले से फोकस रखना है। Clear? चलो तो देखते हैं। जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लोगों ने किसी ने ओल्ड सिलेबस में एग्जीक्यूटिव में एग्जाम दिया हुआ है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना? और देखो पढ़ा है तो ये मत सोचना कि यार ये तो वापस रिपीट आ गया। उल्टा अच्छा है रिपीट आया, तो उसके कंपैरिजन में बहुत बेटर है। आपको पढ़ के मजा आएगा। शायद वो वाला इतना याद भी नहीं होगा, वो ऑब्वियस है। अब पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत रिकॉल होगा कि हाँ ऐसा कुछ सुना था, ये था वो था, लेकिन एग्जाम्पल्स नए हैं और अप्रोच नया है, क्योंकि वो एमसीक्यू था। आप लोगों में से एसएम वाला एमसीक्यू होगा। वो एसएम में जब एमसीक्यू आया था ना, मैं खुद पढ़ा के डिससेटिस्फाइड था, बिकॉज मॉड्यूल का कंटेंट बहुत बेकार था, उन्होंने अच्छे से फ्रेम नहीं किया था। प्लस उसको एमसीक्यू के लिए पढ़ाता था ना, तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में। बिकॉज क्या है ना, स्टूडेंट माइंडसेट ना, सर एमसीक्यू दे दो, ये रट लेंगे, इसी में से मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। अच्छा पूछते कंसेप्चुअल थे, पेपर देने के बाद लगता था नहीं यार ये ऐसा है नहीं, लेकिन तब ना किसी को इंटरेस्ट नहीं आता था, जबकि एसएम से इंटरेस्टिंग टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल आते हैं। बट मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, आधे लोग बैच में आते नहीं है, आधों का सुनने में इंटरेस्ट नहीं, उनको ऐसे बस खत्म करो, एमसीक्यू मिल जाए, हम यही पढ़ ले, पास हो जाए। तो वो अप्रोच अब यहाँ पे नहीं है। तो आप इंटरेस्ट लोगे सब्जेक्ट में, तो आपको अपना मजा आने वाला है वैसा। कंटेंट देख लो, थियरी क्या क्या है, इंडेक्स देख लो क्या टॉपिक्स है, पेजेस तो आप पहले गिन लेते हो, मुझे पता है। हाँ ठीक है। तो 6 चैप्टर है, पेजेस आपको दिख रहे हैं कितने हैं, अराउंड 175 पेजेस का कंटेंट है। और कैलकुलेशन वाला पार्ट कुछ नहीं, कंसेप्चुअल है। इंट्रोडक्शन से इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। आपके सिलेबस में पहले था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फिर सेकंड चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये वो है। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट तो एकदम अननेसेसरी था, उसमें वो 11th कॉमर्स वाला पढ़ाया था आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। यही तो रट रहे हैं 11th 12th 2 साल से बच्चे, फिर बीकॉम में आके भी वही रटते हैं। वो तो ऐसा है कि मैं बैठ जाता हूँ, आप पढ़ा लो। तो कीवर्ड वीवर्ड सब रटा हुआ होता है, उसमें क्या पढ़ाना है। तो इन्होंने पहला चैप्टर रखा था, फिर ये समझ गए कि अभी काम का नहीं है, तो न्यू सिलेबस में वो हटा दिया। उसके बाद ना बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द कंपनी।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, आउटसाइड द कंपनी मार्केट में क्या हो रहा है उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। यार बिजनेस चलाने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, और स्ट्रैटेजी तो एक्चुअली में चाहिए, क्योंकि आज इतना कॉम्पिटेटिव हो गया है कि बिना दिमाग लगाए हवा में बिजनेस करने निकलोगे ना, तो कहाँ धुलाई हो जाएगी आपके पैसों की, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद एक स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बना ली, अब एग्जीक्यूट भी तो करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई जो हमने लगाया उसका रिजल्ट क्या है, जो सोचा था और जो हो रहा है उसमें कुछ गैप है या नहीं, ये सब चीजों का एनालिसिस होता है। कहीं अगर लगे कि यार स्ट्रैटेजी में गलती हो रही है, करेक्शन करने की नीड है, तो करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, प्लान डू एक्शन, वो वाला साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना। अब अगेन मैं बहुत वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट वैसा है कि अगर वर्ड टू वर्ड किया बच्चों की तरह एक एक लाइन पढ़ के तो आप बहुत बोर हो जाओगे। मैंने चीजें ना हाईलाइट कर रखी है, आपको दिखेंगे मेन वर्ड्स बोल्ड किए हुए, वो रिपीटेडली पढ़ते टाइम आपको मजा भी आएगा, क्विकली दिखते हैं वैसा, तो उसी बेसिस पे अपने फॉलो करेंगे। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पहले तो डिफाइन कैसे किया, उसका मीनिंग क्या निकाला। और ये कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन है, बैठे बैठे अपनी डेफिनेशन देते रहते हैं, देख लो, ये चैंडलर है, पेन है, पता नहीं हैम्ब्रिक है, सब अलग अलग लोग हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, उनसे भी सीखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया। कंक्लूजन ये निकलेगा कि सबकी डेफिनेशन सेम है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जंबलिंग ऑफ द वर्ड्स, वही किया है, कुछ नया नहीं किया। तो फर्स्ट लाइन में देख लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन with a clear cut vision about the organizational purpose, scope of activities and objectives. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो ऑब्वियसली दूर की सोच रहे हैं कि यार क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि बिजनेस शुरू भी हो जाए और सस्टेन भी करे। अब ये शार्क टैंक आता है, अगर आप देखते हो तो वो देखने जैसा है, इसमें काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बताते भी कि अभी हमने ये सोचा है, फिर आगे बोले आगे रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, अभी तो फ्री में बांट रहे हो, आगे क्या करोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में होगा। तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म विजन के लिए होती है। बेस्ट एग्जाम्पल अपने आगे जाके लेंगे जोमेटो का। जोमेटो तो बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आईपीओ के टाइम पे भी आपको टॉपिक बताया था और उसकी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की भी थी। कंपनी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची, और आज भी उनका थक नहीं रहे, कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। और अभी जो ब्लिंकिट वाला एक्विजिशन किया है, उसके बाद तो एकदम खतरनाक बिजनेस मॉडल ही पूरा उनका चेंज हो गया, बिकॉज पहले फूड डिलीवरी पे चल रहे थे। अभी उनका डेटा बताता है कि फूड डिलीवरी का रेवेन्यू सिर्फ 36% है कंपनी का। और आप जोमेटो को जानते हो फूड डिलीवरी के लिए, जबकि वो फूड डिलीवरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, उतना नहीं कर रहा। तो 36% फूड डिलीवरी रेवेन्यू है, तो बाकी 64% उसका अदर एक्टिविटी से आ रहा है। उसमें एक मेजर एक्टिविटी आपका ये ब्लिंकिट और ग्रोसरी डिलीवरी है। तो उन्होंने सोचा यार राइडर फ्री बैठे हैं, अब खाना तो होटल से लोग तब मंगवाते हैं जब घर पे नहीं बनाना है, और घर पे बनाना है कि नहीं बनाना है उसमें भी एक पूरा डिस्कशन होता है, फिर डिसीजन होता है, ठीक है, कि भाई बाहर से मंगवाना है। तो वो तो एक पॉइंट है ही। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। ब्लिंकिट एक्वायर किया, कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, ब्लिंकिट में बहुत पैसा लगाया, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कहाँ लॉस मेकिंग होते हुए और इतनी बड़ी कंपनी खरीद रहे हो तो इतना खर्चा कर रहे हो। आज ब्लिंकिट की वजह से उनका रेवेन्यू हो गया 60% रेवेन्यू तो ब्लिंकिट से आ रहा है, क्योंकि ग्रोसरी नीड बेस्ड है, और फूड जो है ना वो आपकी नीड नहीं है, वो वांट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, घर पे बन सकता है ऐसा नहीं, लेकिन ग्रोसरी तो खाना बनाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने उस जब सेगमेंट में एंटर किया ना, तो वहां से जो उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ और प्रॉफिट मार्जिन निकलना है, देखिए हैबिट डाल दी है। पहले क्या लोगों को आलसी बनाया, कहाँ बाहर जाते हो, हम भेज देंगे ना, डिस्काउंट ले लो, कैशबैक ले लो। अब ऐसा हो गया कि एमआरपी पे ले लो। अब माइंडसेट ही वैसा है, अब मैं नीचे उतरूंगा, एक तो किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खत्म हो गया, अब क्या होता है घर में किसको ढूंढो, कौन जाएगा सामान खरीदने, मेरे घर के नीचे दुकान है, फिर भी मैं ब्लिंकिट से मंगाता हूँ। क्योंकि एक तो क्या होता है पहले कपड़े चेंज करो, फिर नीचे जाओ, फिर सामान खरीदो, फिर ऊपर आओ, फिर चेंज करो, इसमें टाइम वेस्ट हो गया। इससे बेटर है मैं प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, आ जाएगा स्विगी वाला ब्लिंकिट वाला डिलीवर कर देगा, और 10-15 मिनट में आ भी जाते हैं, तो वो कन्वीनियंस भी है। तो उस वजह से उन्होंने बिजनेस मॉडल पूरा टर्न अराउंड कर दिया, और अब जो इस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। अच्छा ये भी कर रहे हैं, पता है आपको शायद ही आइडिया होगा, रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई कर रहे हैं, B2B सप्लाई भी हो रहा है। इनका एक हाइपर प्योर या ऐसा कुछ नाम है इनके बिजनेस का, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, हाइपर प्योर। अभी ब्लिंकिट जोमेटो कंपनी ने अपना कंपनी का नेम भी चेंज कर दिया, इटरनली ऐसा कुछ रखा है। हाँ, हाँ, तो वो इसलिए किया उन्होंने बिकॉज जोमेटो तो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गया ना, मेन बिजनेस नहीं है। जैसे फेसबुक ने मेटा कर दिया, वैसे इन लोगों ने भी चेंज कर दिया। तो अब इसमें आगे एक हाइपर प्योर करके उन्होंने स्टार्ट किया। होटल वालों को रॉ मटेरियल ये लोग सप्लाई करते हैं, होटल वालों को रेगुलर चाहिए ना, सब्जियां चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, सब ये लोग ही सप्लाई करेंगे, बिकॉज इनके पास डेटा तो पूरा है, आपके यहाँ से क्या ऑर्डर जाता है, कितने ऑर्डर जाते हैं, कौन से टाइप का क्यूजीन ज्यादा चलता है, तो दे नो योर रिक्वायरमेंट। बोले हम ही सप्लाई कर देंगे, कहाँ आप सब्जी खरीदने जाओगे। तो वहाँ B2B वाला भी ऑप्शन हो गया, अपने साथ B2C वाला भी ऑप्शन हो गया, इसमें फूड भी डिलीवर कर रहे हैं, ग्रोसरी भी डिलीवर कर रहे हैं। स्विगी वाला एक और लेवल आगे निकला, स्विगी जीनी,
यूज की उसकी सर्विस? स्विगी जीनी, आइडिया है क्या है वो? स्विगी में एक इंस्टामार्ट है, एक फूड डिलीवरी है, एक स्विगी जीनी है। अब बहुत यूज करता हूँ, बेस्ट सर्विस है स्विगी जीनी। नहीं आइडिया उसका क्या करते हो? हाँ, अभी आप यहाँ पे आए और बोले सर बुक भूल गए, तो वो लेके आएगा, ठीक है, उसको बोल दो वो घर से वहां से कलेक्ट करे। ये आपके सुबह नोट्स मैंने स्विगी जीनी से ही मंगवाए। ठीक है, मैं हाँ हाँ, मैं लेट हो रहा था क्लास पे आने के लिए, और मैं लेट होता रहता हूँ आपको पता है, तो मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था। मैं अगर मैं नोट्स लेने गया तो और लेट हो जाऊंगा, तो मैं बोला पहले मैं क्लास में पहुंच जाता हूँ, जीनी वाले को बोल दूंगा। वो जेरोक्स वाले की दुकान पे गया, उसने पैकेट रेडी रखा था, वहां से उठाया, यहाँ मुझे देके गया। दैट इज द बेस्ट सर्विस। और वो इतना काम आता है, कभी मेरे टर्फ पे कुछ सामान खत्म हो गया होता है, वहां से उसका फोन आता है, मेरा बॉल खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, सप्लाई खत्म हो गया, तो मैं स्विगी जीनी वाले को ना सीधा यहाँ से ऑर्डर डाल देता हूँ। वो दुकान पे जाता है, वो जो भी स्पोर्ट्स का सामान है पिकअप करता है, मैं टर्फ पे देके आ जाता है, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता है। हाँ, चार्जेस वो लोग ले रहे हैं ऑब्वियसली, बट मेन वैल्यू टाइम की है। अब मैं क्या, पहले अल्थान से गोरदो रोड जाऊँ जेरोक्स कलेक्ट करने, फिर गोरदो रोड से इधर आऊँ, तो मेरा पेट्रोल भी लगी रहा है। उससे बेटर है जीनी वाला आएगा, थोड़े पैसे ज्यादा लेगा लेकिन सामान देके जाएगा। अब इन्होंने कंपनी ने दिमाग देखो कैसा लगाया, मेन क्या है ना, वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। वो राइडर पूरा दिन बैठा रहता है, वो तो ड्यूटी पे यूनिफॉर्म पहन के बैठा है आपकी। अब रेस्टोरेंट के ऑर्डर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस आर में रेस्टोरेंट का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है तब वो क्या करे? तो मैंने उसको बोला भाई तू ग्रोसरी डिलीवर कर देना, तुझे डिलीवर करना है, तू खाना डिलीवर करे या राशन डिलीवर करे, तुझे क्या जा रहा है? तो इंस्टामार्ट शुरू किया। अब वो भी बचा के चलो, ग्रोसरी डिलीवर करने के बाद भी अगर स्टाफ खाली है, तो यार जो सामान डिलीवर करना है कर दे। कोई घर पे चार्जर भूल गया ना मोबाइल पे, तू जाके ले आ। अपने को तो पैसे मिल रहे हैं उसमें, तो क्या मार्जिन ही मार्जिन है ना पूरा। ना कोई सामान का कुछ है ना कुछ, सामान तो सामने वाले का, अपने को लेके डिलीवर करना है। और अच्छा खासा चार्ज करते हैं, मतलब पर किलोमीटर दे आर चार्जिंग अराउंड 10 रुपीज। तो 10 रुपीज उनका कॉस्ट नहीं है, राइडर को देने के बाद, पेट्रोल माइनस करने के बाद भी कंपनी को अच्छा खासा बच रहा है। तो वहां से इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट किया ना, इससे कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ रही है। और जोमेटो स्विगी अब दोनों लिस्टेड है, आप इनके शेयर खरीद सकते हो। जोमेटो 13 साल के बाद प्रॉफिट में आया है, 13 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके बाद पहली बार प्रॉफिट देखा उन्होंने बैलेंस शीट में। और स्विगी अभी भी माइनस में है। आईपीओ आ चुका है, लोग शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन अभी लॉस पूरा रिकवर नहीं हुआ है। तो इतना दिमाग वो लोग लगा रहे हैं, तो ये सब स्ट्रेटेजी वाला खेल है और कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मेन आपने बेसिक डेफिनेशन देखी, उसमें बोला लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर कट विजन होता है, ये सब मेन वर्ड्स हैं। और एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स उस बेसिस पे डिसाइड होते हैं। अब चैंडलर क्या नया बोल रहा है वो देख लो। Determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and adoption of course of action, allocation of resources necessary to carry out these goals. अब फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड में आप अगर डिफरेंस ढूंढोगे तो हार्डली कुछ मिलेगा। उसने भी वही बातें पकड़ी, लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स ऑफ एक्शन वैसा अडॉप्ट करो, रिसोर्सेज को वैसे एलोकेट करो कि जो आपका गोल है वो पूरा हो जाए। ये तो होता है स्ट्रैटेजी में, और क्या होता है? ठीक है, तो वही पॉइंट्स है। ग्रुप ने भी वापस बोला कुछ, सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस व्हिच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू हेल्प अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपका गोल क्या है, वो अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रैटेजी अभी आपको भी लगानी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो आज से शुरू कर रहे हो। तो अब ये जो आपको बता रहा था वो स्ट्रैटेजी थी ना आपने, तो पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसे प्रिपेयर करेंगे, तो एक प्लान लेके चलना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कैसे होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, स्ट्रेटेजी तो आप अभी तक बनाते आए हो, यहाँ तक पहुंचे हो तो बहुत स्ट्रेटेजी आपने बनाई होंगी जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। वो ऐसा नहीं नहीं, बहुत वैसी बनाई होंगी जो नहीं हुई होंगी। हाँ, वो तो हुई होंगी तभी यहाँ पे पहुंचे हो। हाँ, कुछ कुछ, हाँ तो चलो ऐसा रखते हैं ठीक है। लेकिन काफी बार स्ट्रैटेजी ऐसी बनती थी कि ऑन पेपर तो इतना सही लगता था ना कि यार ये एग्जीक्यूट कर लिया तो ऑल इंडिया रैंक क्या होता है, गोल्ड मेडल क्या होता है, ठीक है, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह उठे ही नहीं फिर, है ना। वो स्ट्रैटेजी बनी, कल से सुबह 7 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, वो वाला किया आपने? तो पूरे दिन का प्लान ना वो डायरी में लिख लेते थे, उस डायरी भी इतनी अच्छी सी महंगी वाली लेके आते थे। बॉल सब कुछ खर्चा कर देंगे, लेकिन बस उठेंगे नहीं अगले दिन सुबह। पूरा प्लान बना लिया, सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, 8 बजे शार्प पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर ये फिर वो, पूरे दिन का रूटीन। सुबह आंखें खुली 11 बजे, वो भी घर वालों की गालियों के बाद। ठीक है, तो सारा शेड्यूल वो डायरी में रह गया। एग्जीक्यूट फिर बोले आज रहने देते, कल से स्टार्ट करेंगे, वो ऐसा। हाँ, ये सब स्ट्रेटेजी आपने बहुत बनाई है। फिर 11 बजे पढ़ने बैठेंगे, 11:05 हो गई, अब क्या होगा? बैठ जाओगे 11:05 को? हाँ, 11:30 नहीं, सीधा घर से थोड़ा तो रुको यहाँ तक कैसे पहुंचे ऐसी स्ट्रेटेजी से? ये तो 11:30। फिर अगर 11:32 भी हो गई ना यार, अब राउंड फिगर 12 बजे स्टार्ट करें। फिर 12 बजे भूख लगने लग जाती है, लंच टाइम हो रहा है, चल कुछ खा लेते हैं। खा के पढ़ने बैठेंगे एकदम फ्रेश। ये तो मिथ देखो, खा के पढ़ने बैठेंगे एकदम फ्रेश, खाते नींद आ जाती है, तो कब 3 बज गए। फिर थोड़ा 4 बजे तक उठ के बैठे, फिर चाय का टाइम हो गया। रात को रियलाइज होता है यार, सुबह से सोच रहे थे पढ़ाई करेंगे, ये था वो था, 2 घंटे पढ़ाई नहीं हुई है। फिर रात को गिल्टी फील हो रहा होता है, सोने के टाइम पे होता है ऐसा, गिल्ट लग रहा है कि यार यार ये तो टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा। फिर ना गिल्ट कम करने के चक्कर में रात को 2 घंटा पढ़ लेते हैं,
है ना, फिर 11 से 1 में पढ़ाई कर ली, अच्छा वो 2 घंटे में 5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, ये गिल्टी भी फील हो रहा है, टारगेट भी पूरा करना है, फटाफट पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन वही सुबह 7 बजे वाला शेड्यूल, पता ही है। तो वैसी स्ट्रैटेजी आपने लगाई होंगी, लेकिन चलो वो फेल हो जाती है, लेकिन कभी कभी सही स्ट्रैटेजी लग जाती है, तभी पास हुए, तो ऑब्वियस है, उसके बिना तो नहीं होने वाले थे, बट ऐसी स्ट्रैटेजीज अपन बनाते हैं। एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुली, वो जरूरी है। फिर देखो अगली डेफिनेशन में भी वही चीज है, इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग वाइडर रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशन का मतलब इम्पैक्ट, कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उसका इम्पैक्ट बहुत वाइड होता है, तो सिर्फ एक चीज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सब कुछ हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट आपके फाइनेंसिस पे पड़ेगा, आपके स्टाफ पे पड़ेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू पे पड़ेगा, सब चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके रेमिफिकेशन बहुत वाइड हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वो बात तो कब से पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना ये जरूरी है। सेम पॉइंट्स आएंगे, अब ये सारी लर्न नहीं करनी है, सिर्फ मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ, इनके नाम के साथ सेम टू सेम याद करने की जरूरत नहीं है। इन सबकी समरी बना के ना एक मीनिंग वाला पॉइंट बना लो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी चलेगा, जैसे मॉड्यूल में थे तो रखे हुए, बाकी कुछ नहीं है, ये चैंडलर को नहीं लगना चाहिए किसी ने याद ही नहीं किया, डेफिनेशन बनाई हो। लास्ट पॉइंट में देख लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर गोल्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय अ कंपनी टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी बनाने का काम टॉप मैनेजमेंट ही करेगा, वो अपन जानते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स, बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स। थोड़ा नए पॉइंट्स लेके आए, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ओनर्स के बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, ये सारी चीजें अपन ने कंपनी लॉ में भी पढ़ी, तो स्ट्रेटेजी वैसे ही बन रही है वैसा। फिर बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इंप्लाइड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है वैसे, अंदर की लैंग्वेज आप भी साथ साथ में देख सकते हो। अच्छे पॉइंट्स में बोला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टैटिक बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंप्लाइड सी बात है, स्ट्रेटेजी है थोड़ी एक बार बना के बैठ गए, तो ये तो आपको रेगुलर सोचते रहना पड़ेगा, बिजनेस में सोचना बंद कर दिया तो बहुत दिक्कत है। जो अपने भी जोमेटो स्विगी का एग्जांपल ले रहे हैं, आज जो उनका बिजनेस मॉडल आप देख रहे हो, जो शुरू हुआ था वो एकदम डिफरेंट था। शुरू करते टाइम तो फाउंडर ने भी नहीं सोचा हो कि यहाँ तक जाने वाला है, कुछ तो सोचा होगा, लेकिन उसके भी आगे जाना पड़ता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स भी एक पॉइंट पे क्वेश्चन करते हैं व्हाट नेक्स्ट। फेसबुक का एक बड़ा इशू आया था, उसकी भी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो देखो बहुत एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक वाला बेचारा कहाँ फंस गया। यूएस के स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ना अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं है, आपको पता ही है, अपने यहाँ पे है 5%, 10%, 20%, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो या शेयर खरीदो, एक ही बात है, एक दिन में या तो पैसे डबल या पैसे खत्म, कुछ भी हो सकता है, आधे भी नहीं खत्म भी हो सकते हैं वैसा है। तो वहां पे ना वो चीज नहीं है, अपर सर्किट लोअर सर्किट का कंसेप्ट ही नहीं है। एक दिन में बड़ी से बड़ी नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी के शेयर 30-30% डेविएट हो जाते हैं, सोचो। तो आपकी वेल्थ का कोई पैरामीटर ही नहीं, कहाँ जाएगा। और यूएस की 60% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो ये बहुत हैवी नंबर है वैसा। अब फेसबुक को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पता है, अजीब सा प्रॉब्लम। आप और मैं अगर छोटा बिजनेस चला रहे हैं, बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो वी आर लाइक कि हमने एक मार्केट कवर कर लिया, अब हमें दूसरे मार्केट में जाके एक्सपांशन करना पड़ेगा ताकि और कस्टमर मिले। जोमेटो ने आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपांशन किया, स्पेन में, इटली में, ये सब जगह भी शुरू किया था। कहीं कहीं फेलियर हुआ, ऑफिस बंद करके इंडिया आ गए कि नहीं मैनेज होगा, बट दे ट्राइड, क्योंकि उनको भी अपना यूजर बेस बढ़ाना था। फेसबुक वाले का प्रॉब्लम ही अलग है, तो है मेरे पास धरती पे यूजर बचे ही नहीं, और कहाँ से ऐड करूं, पूरी दुनिया फेसबुक पे आ चुकी है, तो जो कितने बड़े लेवल का प्रॉब्लम है। सैचुरेशन ऐसा आया है कि अब और कस्टमर ही नहीं है, पूरा डेटा आया बीच में। फेसबुक पे प्रेशर ये था कि इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपने जितना अचीव करना था उतना तो कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। तो हम आपकी वैल्यूएशन किस बेस पे करें और पैसा किस बेस पे लगाए और शेयर का भाव कैसे बढ़ेगा। देर लाइक के कुछ तो नया करना पड़ेगा, कोविड के टाइम के अराउंड बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक का डेटा ऐसा है कि यार धरती की पॉपुलेशन है 800 करोड़, फेसबुक के अकाउंट है 350 करोड़, ऑलरेडी 350 करोड़ यूजर्स फेसबुक पे है। अच्छा बोले है तो सही, बाकी 450 करोड़ उनके अकाउंट भी खुलवा दो। बोले ऐसा नहीं हो सकता ना, इतने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इतने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो माइनर है, इतने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो सीनियर सिटीजन है, जो ये यूज नहीं कर पाती है। तो जो बचे वो ऑलरेडी है, उतना ही नंबर बचा एग्जैक्टली जितने इनके अकाउंट्स हैं। तो फेसबुक तो सैचुरेट हो गए। अब बोले कस्टमर बेस कहाँ है हमारे पास, और कस्टमर बढ़ाने हो तो क्या करें, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वहां पे ना उनका एक सैचुरेशन आ गया, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप देखते हो लोग एक्विजिशन करते रहते हैं, इंस्टाग्राम खरीद लिया, तो फेसबुक हर जगह पहुंच जाएगा जहां पब्लिक मिलेगी। जैसे इंस्टाग्राम पे क्राउड आया ना, उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया। जैसे ही उसके बाद ये व्हाट्सएप पे इतना पॉपुलर हुआ, व्हाट्सएप खरीद लिया। व्हाट्सएप के फाउंडर तो उसके यहाँ जॉब मांगने देते, इस पे फेसबुक वाले ने उनको जॉब पे नहीं रखा। तो इतना महंगा, मतलब एम्प्लॉय डिसीजन जो ब्लंडर कर दिया, कि जिन दो को काम पे नहीं रखा उन्होंने व्हाट्सएप चालू कर दिया, फिर उनकी कंपनी खरीदनी पड़ी। और एक्विजिशन का प्राइस था $19 बिलियन। $19 बिलियन जो है ना, वो कितने कंट्रीज की जीडीपी नहीं है।
अपने आजू बाजू जितने कंट्री उनमें से किसी की नहीं पैसा। 2-3 बिलियन डॉलर की नहीं, 19 बिलियन डॉलर में एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा उनको, सोचो। और वही दो लोग जॉब मांगने आए थे, उनको निकाल दिया, सिलेक्ट नहीं किया। तो जो एचआर होगा उसको कितनी गालियां दी होगी। चुपचाप काम पे रख लेता तो आज अपने यहाँ सैलरी पे काम कर रहे होते। ये आइडिया इन्होंने हमको दिया होता तो हमने व्हाट्सएप बना लिया होता, तो खरीदना नहीं पड़ता। तो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट एक्विजिशन जो है वो व्हाट्सएप का है, और फेसबुक वाले को लेना पड़ा क्योंकि पब्लिक उसको यूज कर रही है। अब इसके बाद जब सैचुरेशन आया तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ नया करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ेगा। दे अनाउंस्ड मेटावर्स, सुना भी होगा आपने कुछ। मेटावर्स बोले वर्चुअल वर्ल्ड बनाएंगे, उसमें सारे इवेंट्स होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे, लोग वर्चुअली मिलेंगे। मतलब देखो, पब्लिक को आलसी तो बनाना है और आलसी होती भी जा रही है। अब क्या, अरिजीत का कॉन्सर्ट है ना, तो वो अपने पार्टी प्लॉट पे अटेंड करने या कहीं पे नहीं जाएंगे, अपने घर से ना मेटावर्स में अटेंड करेंगे। उस टाइप का कंसेप्ट लेके आए तो मेटावर्स में कॉन्सर्ट चल रहा है, और वहां पे आपका जो वो ये होगा, अवतार होगा, कैरेक्टर होगा ना, वो जाएगा उसमें, वो अटेंड करे। आप घर पे बैठ के चिल कर रहे हो, आपको एक्चुअल में जाने की जरूरत नहीं, और आप वो कॉन्सर्ट वैसे अटेंड कर सकते हो। इस टाइप का कुछ उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और पूरी दुनिया ने सोचा चलो फेसबुक कुछ नया लेके आएगा। कोविड के बाद वो चीज खत्म हो गई, आइडिया फ्लॉप हो गया, और वापस फेसबुक के शेयर वहीं आ गए जहाँ पे होते, उल्टा और गिर गए। बोले तुम कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो इतनी बड़ी कंपनी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि अब हम करें क्या। अच्छा, जनरेशन का ही प्रॉब्लम है ना। आप लोग हो फेसबुक पे, अकाउंट बनाया भी था कि बनाया था और यूज नहीं करते, बनाया था भी पासवर्ड भूल गए, लॉगिन भी नहीं करते, ऐप भी निकाल दिया, यही है ना। ये प्रॉब्लम आप सोचो, आप लोग ऐसा कर रहे हो, फेसबुक वाले को कैसा लगता होगा क्या। ये नई जनरेशन तो आ ही नहीं रही। आप लोग कहाँ जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, इसलिए उसको इंस्टाग्राम खरीदना पड़ा। ये बोले आओगे तो मेरे पास ही, जिस पोर्टल पे आओगे मैं पोर्टल खरीद लूंगा, लेकिन आओगे तो मेरे पास ही होगा। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दो दो ऐप क्यों है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फेसबुक भी तो था ही, वो भी तो सोशल मीडिया, सेम चीजें थी, फोटो पोस्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम की वजह से पूरी जनरेशन को फेसबुक छोड़ के भागना पड़ा। सारे जो अंकल आंटी है ना, रिश्तेदार, उन लोगों की वजह से। क्योंकि पहले एक ही पोर्टल था फेसबुक, पहले आप लोग आए, फिर घर वालों ने पूछा फेसबुक क्या होता है। घर में आए होंगे मम्मी पापा अंकल आंटी पूछने, 4 बार तो अपन अवॉइड ही करते हैं, बोले कुछ नहीं, आपके काम का नहीं, क्या करोगे ये सब, है ना। अभी स्नैपचैट में यही हो रहा होगा, पूछते हैं घर वाले कभी स्नैपचैट क्या है। हाँ, इंस्टा, अब वो भी वहां से ही भागना पड़ेगा। तो स्नैपचैट इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि वो और ज्यादा सिक्योर हो गया ना, कि वहां कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो घर वाले आके पूछे स्नैपचैट क्या है ये, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही टाइम पास है, फोटो वोटो भेजते रहते, कुछ नहीं, आपके काम का नहीं है। पता चला है वहां पे भी आ गए, फिर इनके साथ भी स्ट्रिक बनानी पड़ेगी, फिर नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। प्रेशर वाला काम है वैसा है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का रीजन ही वही है कि फेसबुक पे पुरानी जनरेशन आई, नए वाले परेशान हो गए। एक फोटो डालो, मैं फेसबुक पे मैं भी नहीं हूँ, अकाउंट ही डिलीट कर दिया, कुछ काम का ही नहीं है। तो फेसबुक पे एक फोटो पोस्ट करोगे, 4 रिश्तेदारों के कमेंट आएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो। और वो जो बुके वाला जो इमोजी होता है, हाँ, एक तो इमोजी भी वो ओल्ड जनरेशन वाला भेजते हैं, ये नहीं कि कोई रोज मोज वाला एक फ्लावर भेज दो, बुके होता है। बोला यार, ये यहीं से फीलिंग आ जाती है कि हम सीनियर सिटीजन क्लब में आ गए, तो पोस्ट ही नहीं करना है, तो सारे स्विच कर गए वहां पे। इंस्टाग्राम पे बेस्ट है, तो यूजर नेम क्या होता है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो कितने लोग मुझे यूजर नेम से याद रहते हैं, पता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों के अकाउंट होते हैं, अब क्या होता है ना, थोड़ा टाइम गैप हो जाए तो कितनी बार नाम ध्यान नहीं रहता है, तो कोई रास्ते मिल जाए ना तो उसका यूजर नेम ध्यान होता है, क्योंकि इंस्टा पे तो रोज दिखता है वो, ठीक है, असली में मिल नहीं रहे तो नाम याद नहीं आता, तो कितनी बार तो यूजर नेम से बुलाना पड़ता है। तो अब अलग यूजर नेम रखने का बेनिफिट ये, घर वाले ढूंढ नहीं पाते, तो अपने बच्चे का नाम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, मिल नहीं रहा है, वो वहीं पे उनको देख रहा है लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे। दैट इज द बेनिफिट, ठीक है, वैसा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को ना अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। सोचो फेसबुक का प्रॉब्लम कैसा है, यार धरती पे अब मेरे लिए कोई यूजर ही नहीं बचे, नए कस्टमर कहाँ से लाऊं वैसा। ये तो कहीं से एलियन अगर मिल जाए तो उनका भी अकाउंट खुलवा देगा ठीक है, वो होने वाला है। चलो देखें आगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको रेगुलरली सोचते रहना पड़ेगा, एंड इंटरेस्टिंग है वो। अब बोला इसके 4 प्रोसेस हैं या स्टेजेस हैं जिस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बात शुरू यहीं से होती है, क्या पहले एनवायरमेंट समझ तो लो, कौन से एनवायरमेंट में। देखो ये चीजें ना, इन फ्यूचर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये स्टेप्स काम आने वाले हैं। पहले आपको मार्केट समझना पड़ेगा, अपना खुद का एग्जिस्टेंस, अपने बिजनेस की वैल्यू, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो समझना पड़ेगा। तो इंटरनल स्कैनिंग का मतलब है कि हम हमारे बिजनेस में अभी एग्जिस्टिंगली क्या कर रहे हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम कितना आगे जा सकते हैं, टीम कैसी है, वो सब सोच रहे हैं। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का मतलब मार्केट कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे हम कुछ आगे सोच सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फेज, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। दूसरा फेज है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। अब जब पूरा मार्केट समझ लिया है कैसा ऐसे काम हो रहा है, आजकल ये चल रहा है, इस चीज की डिमांड है, इस चीज की नहीं है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करो। जैसे अभी अपन ये ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की बात कर रहे थे ना, तो ये नई चीज चल रही है, एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड डार्क स्टोर। सुना है कुछ आपने, डार्क स्टोर्स क्या होता है। हाँ, ये ब्लिंकिट वालों के आपके घर के आसपास या कहीं भी रास्ते में आपने देखा हो तो ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट के गोडाउन है, उसको डार्क स्टोर बोलते हैं। तो आपके घर के आसपास ही कहीं होंगे, तो अगर 10 मिनट में डिलीवरी करनी है
तो 2 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, उससे दूर होगा तो सिग्नल पे फंस जाओगे, अभी वो भी प्रॉब्लम है, सिग्नल में रह जाएगा राइडर बेचारा, पहुंच ही नहीं पाएगा वैसा है। तो 10 मिनट में अगर डिलीवरी पहुंचानी है तो 2 किलोमीटर के रेडियस में एक दुकान चाहिए। अच्छा, अब ये जो स्टोर है जहाँ पे सामान रखा है जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो लेके आ रहा है, वो स्टोर पब्लिक के लिए ओपन नहीं, वो ऐसा डीमार्ट जैसा नहीं है कि अंदर जाके सामान लेके आ गए, दैट इज ओनली अ वेयर हाउस। तो वहां पे ना ब्लिंकिट का राइडर ही जाता है खाली, अंदर से उसका स्टाफ क्या ऑर्डर के हिसाब से सामान पैक करके दे देता है, ये उठाता है और भागता है फटाफट, क्योंकि 10 मिनट में उसको डिलीवर करना है। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये है डार्क स्टोर। अब देखो डार्क स्टोर में फर्क क्या है, आप डीमार्ट जैसा या कोई ऐसे दुकान खोलोगे जहाँ कस्टमर का फुटफॉल है, तो वो क्या है, मेन रोड पे होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, क्लेनलीनेस, लाइटिंग वाइटिंग होनी चाहिए। डार्क स्टोर में ये सब चीजों की क्या जरूरत है? कितने लोगों ने क्या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कि जिनकी दुकानें बेसमेंट में है, जो रोड से व्यू नहीं आता, जो किराए पे नहीं चढ़ती, किराया नहीं आता, उनको डार्क स्टोर बना दिया। अब बेसमेंट में है तो राइडर तो नीचे जाके सामान लेके आ जाएगा, उसको कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन कस्टमर नहीं आता वहां तक। तो उन्होंने अपनी जगह की यूटिलिटी बढ़ा दी, तो मार्केट को पहले समझा कि भाई आजकल ये चीज ट्रेंडिंग है, तो अपने पास जो पड़ा है ना उसको यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की दुकानें जो ऐसी लोकेशन पे नहीं थी कि उसका व्यूअरशिप आ सके, उन्होंने डार्क स्टोर बना दिया कि यहाँ तो खाली स्टाफ बैठा है और राइडर आ रहा है, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा ना, तो घर से ऑर्डर कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि आपको क्या करना है। वैसा काफी लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जगह किराए पे ले रहे हैं, डार्क स्टोर बना रहे हैं, ब्लिंकिट और स्विगी वाले के साथ टाई अप कर रहे हैं और डार्क स्टोर उसके लिए सेटअप करके वहां से अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये भी चल रहा है। अब ये सारी चीजें अभी नई नई है, अपने को ज्यादा पता भी नहीं, बट जिनको समझ में आ गई उन्होंने डार्क स्टोर खोल भी लिए। तो अपडेटेड रहना बिजनेस में नेसेसरी है, तभी आप वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हो। वैसा फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो, जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करके देखो, और एग्जीक्यूशन के बाद इवेल्युएशन, कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो सोचा था इतना कमाऊंगा उतना कमाऊंगा, अब कितना कमा रहा हूँ, और गैप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और उस गैप को कवर करने के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये साइक्लिक है, इसलिए बोला कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। 4 फेजेस हो गए, एनवायरमेंट को स्कैन करो, मतलब मार्केट को समझो, उस बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, बना लिए तो लगा के देखो, और लगाने के बाद उसका इवेल्युएशन करो, सिंपल। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक बहुत अच्छा आ गया, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एक बिजनेस में होनी चाहिए, विजन। कोई भी बड़ा बिजनेस आप देख लो आज की डेट में बिना विजन के नहीं बना है। ऐसे ही बस मेरे को बिजनेस करना है, काफी लोग में क्रेज होता है, ऐसे एक्साइटमेंट होती है बिजनेस करेंगे, पर करना क्या है वो नहीं समझ आ रही। बस सोचा है, सुना है, सुनने में ऐसे कूल लग रहा है कि अब अपना बिजनेस होगा, बट यार उसके लिए स्ट्रगल कितना है वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो जितने भी वर्ल्ड के बड़े बिजनेसेस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, ये जो फाउंडर्स हैं ना, उनका विजन अलग है। उस वजह से वो इतना बड़ा बिजनेस आज की डेट में चला पा रहे हैं। और वो विजन या तो नेचुरल हो सकता है या एक्सपीरियंस से आ सकता है, दैट डिपेंड्स। अभी एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि भाई विजन की बात अगर हो रही है, अभी आप देख रहे हो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें कैसा ट्रांजिशन आ रहा है। अभी जो व्हीकल्स लोग यूज कर रहे हैं कौन से फ्यूल पे चल रहे हैं, ईवी अभी ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो जो अपना बेसिक ट्रेडिशनल फ्यूल है वो क्रूड ऑयल है, उसमें आपका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये सब चल रहा है। नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू ईवी। ये इंस्टा के इसके इंस्टामार्ट और स्विगी और ब्लिंकिट के राइडर्स भी अभी ईवी व्हीकल लेके आते हैं। कल मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया तो उसमें मेंशन किया था उसने कि हमारा राइडर जो है ईवी व्हीकल यूज कर रहा है, सो वी आर कार्बन कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से कम हो रहा है। वैसा तो भी मेंशन कर रहे हैं, ये ईएसजी पैरामीटर्स में आता है, सो एनवायरमेंटल गवर्नेंस में आता है, तो उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। अब ये जो इसका विजन है कि भाई ईवी पे शिफ्ट करना है, तो अभी तो पूरी दुनिया शिफ्ट नहीं हुई है ना ईवी पे, अभी तो चल रहा है। टेस्ला वालों ने पहले ईवी कार्स वर्ल्ड में निकाली, दूसरी कंपनीज आई, तो दिस इज लाइक कि अभी भी लोग पेट्रोल से ईवी पे जा रहे हैं। अच्छा, ईवी व्हीकल जो है ना उसकी जो बैटरीज बनती है उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी, नहीं वर्ड आपने सुना होगा। लिथियम एक मिनरल है जो बैटरी में यूज होता है, जिसके बेसिस पे ये व्हीकल्स चल रहे हैं। अब बताए वर्ल्ड में लिथियम लिमिटेड है, और इसका सप्लाई उतना भी नहीं है कि भाई अगले 500 साल चल जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं है। तो इट इज लाइक कि कुछ साल के बाद लिथियम खत्म हो जाएगा। तो आप और मैं तो अभी सोच रहे हैं कि यार पेट्रोल वाली गाड़ी चलाएं कि ईवी वाली पे स्विच करें, लेकिन जो बेच रहे हैं ना उनको ये मालूम है कि ये लिथियम वाला ईवी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। एक पॉइंट के बाद जब लिथियम ही खत्म हो जाएगा अर्थ पे से, तब क्या करोगे? तो ईवी वाला तो शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, तब तक पेट्रोल भी तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो इन्होंने इसको ऑल्टरनेटिव ढूंढना अभी से शुरू कर दिया। अब बोल रहे हैं सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन वाला भी है। सोडियम आयन पे गए लिथियम के बाद, तो सोडियम जो अपना नमक वाला जो कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का रिजर्व अर्थ में लिथियम से 4 से 5 गुना ज्यादा है, ये इन्होंने फिगर आउट किया। अब बोला है लिथियम खत्म हो जाएगा ना तो सोडियम के बेसिस पे अपने काम चला सकते हैं, मिनरल्स तो खत्म होते रहेंगे, फिर रिप्लेनिश होने में तो हजारों साल लगेंगे, तो बैकअप भी तो चाहिए। अब अभी कोई कंपनी सोडियम आयन बैटरी पे आई नहीं है। यूके में एक कंपनी ने सोडियम आयन बैटरी के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने उसको क्रिएट कर लिया और उसका पेटेंट करवा लिया, स्टार्टअप थी यूके की।
अब वो कंपनी के पास सोडियम आयन बैटरी बनाने का प्रोसेस है, पेटेंट है। अब ये छोटी सी स्टार्टअप है, तो वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। अगर मैं छोटा सप्लायर हूँ या स्टार्टअप हूँ, मैं स्केल नहीं कर पाऊंगा, तो पूरे वर्ल्ड को मैं ही सप्लाई करूँ, भले पेटेंट मेरे नाम पे। मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं फंडिंग उठा के बड़ी फैक्ट्री लगाऊं, जो बहुत रिस्क वाला काम है, या दूसरा मैं पेटेंट को लाइसेंस कर दूं, कि जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने को दे दूं, कि भाई मेरे को रॉयल्टी दे देना, बैटरी तू बना, ओनर नहीं रहूंगा, एक ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेटेंट वन टाइम बेच के करोड़पति हो जाऊं, फिर उसमें से दूसरा आइडिया लगा लो, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, पूरी कंपनी ही बेच दूं किसी को। अब इसमें आया रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, वो कंपनी खरीद ली, 100 करोड़ रुपए दिए, पूरी कंपनी खरीद ली। उनके लिए 100 करोड़ रुपए बड़ी बात नहीं है, गए होंगे यूके घूमने, बच्चों के लिए खिलौने ले ले होंगे, चल भाई सोडियम आयन बैटरी कंपनी खरीद लेते। तो यूके में उन्होंने कंपनी परचेज कर लिया। देखो रिलायंस जो है, वो इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा है कि वो चाहे तो पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को सोडियम आयन बैटरी बना के सप्लाई कर सकता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो छोटी स्टार्टअप नहीं कर पाएगी, उनको पता होगा, तो उन्होंने पूरी कंपनी सेल ऑफ कर दी। अब रिलायंस ने सोडियम आयन बैटरी की कंपनी क्यों खरीदी, वो पेटेंट के लिए। वैल्यू तो पेटेंट की है ना, अगर वही ओनरशिप में नहीं है, तो उसको लाइसेंस की फीस बार बार दे, रॉयल्टी दे, इससे अच्छा पेटेंट ही खरीद लो, वन टाइम इतना पैसा दो कि ना ही ना बोल पाए। अब ऐसा है कि जब लिथियम खत्म होगा ना, तो सोडियम आयन बनाने वाली कंपनी में रिलायंस आगे आ जाएगा। अब रिलायंस के पास तो पेट्रोल का बिजनेस वैसे ही है, बट उनको भी तो पता है कि पेट्रोलियम डिक्लाइनिंग है, एक पॉइंट पे खत्म होगा, तो इसका रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव हमें तो लाना है। तो सोडियम आयन का अभी से प्लानिंग शुरू कर दिया, जबकि अभी पूरी दुनिया लिथियम आयन पे प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुई है, एक स्टेप आगे। अच्छा, वो एक स्टेप के बाद भी एक स्टेप है, सोडियम भी तो खत्म होगा, उसके बाद क्या आएगा, बोले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर व्हीकल चल सके, उसकी प्लानिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन वाली कार जापान में टोयोटा ने ऑलरेडी बनाई है, वैसा है। हाँ, वो भी काम शुरू हो गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी काम चल रहा है। अब इसमें भी आता है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ऑरेंज हाइड्रोजन। बोले क्या फर्क है, ग्रीन हाइड्रोजन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, विच इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फॉर्म, तो उसमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं ताकि और पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड को बना सके। हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, कि हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे करें, पेट्रोलियम तो पाइपलाइन से पास ऑन हो सकता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज अभी एक इशू है, जिसपे काम चल रहा है कि इसको कैसे हम बनाएं। तो आप सोचो कितना आगे चल रहे हैं, विजन कहाँ है, हाइड्रोजन तक पहुंच चुके हैं, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन तक की प्लानिंग चल रही है, मतलब 3 कदम आगे चल रहे हैं। आप अभी पेट्रोल पे हो, ये लोग ईवी में भी लिथियम सोडियम पे जा चुके हैं, उसके आगे भी हाइड्रोजन पे जा चुके हैं, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन तक पहुंचने की बात हो रही है, उसके स्टोरेज की बात हो रही है। तो इतना दूर का विजन अगर किसी में होगा, तो वो लीडरशिप क्वालिटी है, और तो ही वो इतना बड़ा बिजनेस बना सकता है। नहीं तो क्या होगा ना, आप फॉलो कर रहे हो, सबने बना लिया मैं भी कर लेता हूँ, कोई फायदा ही नहीं है। जिसने पहले कर लिया ना, उसको एडवांटेज मिल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको अपने बोलते हैं, वो चीज पे अपने को काम करना है वैसा। तो यहाँ पे ना लीडरशिप की बात हो रही है। अब थोड़ी लैंग्वेज भी देखते हैं स्टार्टिंग में। Strategic leadership is the ability to influence others to voluntarily make decisions that enhance the prospect for the organization's long-term success while maintaining long-term financial stability. Different leadership approaches impact the vision and direction of the growth and the potential success of an organization. To successfully deal with change, all executives need the skill and tools for both strategy formulation and implementation. तो एज ए लीडर आपका विजन होना चाहिए, आपकी वजह से दूसरे लोग इंस्पायर होने चाहिए, किससे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, वो विजन आपका होना चाहिए। टीम का कैप्टन होता है, उसको पता है ना, कब किसको बैटिंग पे भेजना है, कब किसको बॉलिंग पे भेजना है। अपने इंडियन टीम के कैप्टन की बात करते हैं, तो धोनी का नाम कितना आता है या रोहित शर्मा का नाम आता है, क्या अच्छे कैप्टन है, क्यों, बिकॉज दे नो कि कब क्या करना है। तो उस वजह से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता है। अब कल की मैच में न्यूजीलैंड के सामने वरुण चक्रवर्ती को खिला दिया, 5 विकेट ले गया। अब सब लोग बोल रहे हैं बेस्ट डिसीजन था, मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया, तो दे नो कि सही टाइम पे ये काम करना है। अब उसको नहीं लिया होता तो शायद इतनी विकेट नहीं आती, मैच हार भी सकते थे। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, पिच को देखते हुए, टीम को देखते हुए, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट वो कितना खराब खेलते हैं वो देखते हुए उसको ले लिया। अब पाकिस्तान की टीम देखो, अपने सामने खेल रही थी, एक स्पिनर लेके आए, ठीक है, उसकी 10 ओवर संभाल के खेल ली, बाकी के 40 ओवर में मार के रन बना लिए। तो उनको हमको पता था कि एक ही स्पिनर है, उसके बाद उनके पास स्पिन बॉलर है ही नहीं कोई, फास्ट बॉलर को तो खेल लेंगे। तो स्ट्रेटेजी नहीं है तो क्या रिजल्ट हो रहा है वो आपके सामने वैसा है। तो ये ऑन द स्पॉट ये लीडरशिप क्वालिटी का पार्ट है वैसा है। बाकी देख लो, मेन मेन पॉइंट से पकड़ना, अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है हमें पता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम लीडर्स करते हैं। अब कैप्टन का काम वही है ना यार, टीम, वो बॉलर बेचारा डरा हुआ है, बोले यार पता नहीं यार छक्का पड़ जाएगा फालतू का, मैच हार जाएंगे। बोले डालना, घबरा मत, ऐसे कर वैसे कर, कॉन्फिडेंस देके भेजेंगे, अगर उसमें पोटेंशियल है तो कर लेगा। कॉन्फिडेंस देने का काम तो लीडर का ही होगा ऑब्वियसली। तो ये सब पॉइंट्स रहेंगे। मेक बेटर यूज ऑफ द रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव सिस्टम, ये बहुत काम आता है, रिवॉर्ड और इंसेंटिव सिस्टम है, कुछ आइडिया क्या होता है? टारगेट पूरा करो और आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लालच दे दो। वो इंसेंटिव वाली स्कीम तो हर बिजनेस में चलती है वो।
हाँ वो तो बचपन से वही तो स्कीम चल रही है, ठीक है। आप जाते हो, मम्मी नया मोबाइल फोन चाहिए, पहले इतने परसेंट लेके आओ, उसके बाद बात करेंगे, फिर टारगेट इतने आ गए तो दिला देंगे। तो फिर दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? हाँ, दिलाना ही पड़ेगा ना। पहले तो कितनी बार घूम जाते थे घर वाले, बोले देखेंगे बाद में, है ना, वैसा भी होता है। फिर अपने कुछ बोल नहीं पाते। तो होता है ऐसा, तो घर में आपको इंसेंटिव वाली स्कीम का तो अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो चल ही रहा है। तो हर बिजनेस में है ना, बैंकिंग बिजनेस में है, इतना अकाउंट ओपन करवाओ, इतने लोन पास करवाओ, ठीक है, ये सब चलता है। वो बेचारा बैंक वाला एम्प्लॉय पूरा दिन फोन लगाता रहता है लोगों को, सर एक अकाउंट खुलवा लो, मेरा इंसेंटिव आ जाएगा, एक अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, वैसा है। अपने सोचते चल भाई ठीक है, अकाउंट खुलवा लिया, तेरा भी इंसेंटिव आ जाएगा, कुछ फायदा होगा। जिम वाले ट्रेनर होते हैं, उनका भी वही चलता है, इतने क्लाइंट लेके आओ, इतने पर्सनल ट्रेनर वाले ज्वाइन करवाओ, इतने प्रोटीन के डब्बे बेचो, ठीक है, तो उस पर आपका कमीशन रहेगा, तो वो इंसेंटिवाइज करते हैं ना। फिक्स पे में मोटिवेशन चला जाता है, लेकिन इंसेंटिव में मोटिवेशन बना रहता है, तो वो लीडर का काम है ना, बाटली में उतारना अपने स्टाफ को, तो ही जाके काम होगा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। चलो आगे देखें। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, ये एक आंसर भी बन सकता है एग्जाम में, आप इसको टिक करके रखना। जहां ऐसे हेड पॉइंट दिख जाए ना 8-10, समझ लो एक ये आंसर बन सकता है, वैसा ही है। एक स्ट्रेटेजिक लीडर जो है, उसके उसका रोल कैसा होना चाहिए, क्या टर्म्स उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। नेविगेटर मतलब जो रास्ता दिखाए, नेविगेट करने का मतलब, ठीक है। स्ट्रेटेजिस्ट, कोई स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो होने चाहिए, नया बिजनेस कैसे सेटअप करे, अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाए, नए प्रोडक्ट मार्केट में क्या लेके आए जो चलेंगे, वैसा है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज है। एक बीच में पढ़ रहा था, ये पेपर बोट आता है। पेपर बोट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में दूसरा, आप देख लो पेपर बोट, वो पिया होगा ना आपने, उसके फ्लेवर्स आप देख लो, उसका पैकिंग देख लो। और कोई है ऐसा जो सेम चीज कर रहा है? पेपर बोट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। एक तो उन्होंने बोला ये प्लास्टिक बॉटल्स का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो पेपर पैकेजिंग, टेट्रा पैक वाली पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग कोई बेवरेज ब्रांड ने नहीं निकाली। तो एक फ्रूटी आती है, फ्रूटी में वो कार्डबोर्ड का पैकिंग आता है, माजा में आता है, बट ये उससे भी अलग पैकिंग है। तो इन्होंने पैकिंग चेंज किया, थोड़ा हैंडी बनाया उसको। अच्छा, जो फ्लेवर्स वो लोग लेके आए, वो फ्लेवर्स भी और कोई कंपनी नहीं लेके आई। तो जूसेस लेके आए वो आम पन्ना, और जो नेचुरल इंडियन जो बेवरेजेस है ना, जो घर वाले बोलते हैं गर्मियों में ये सब पियो, नींबू पानी और ये सब, अपने वो कोला वाले कोल्ड ड्रिंक पे चले जाते हैं। घर वाले बोलते हैं जलजीरा पी लो, नींबू पानी पी लो, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठंडक भी देगा। वो शुगर वाटर है, वो आपको नुकसान करेगा। तो इन्होंने बोला क्यों ना हम वही चीजों को पैकेज करके बेचें। पैकेजिंग वैसी कर दी, प्लास्टिक बॉटल फ्री कर दिया, और सस्ता कर दिया, 10 रुपए का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अब गर्मियों में वो चीज पियोगे तो आपकी हेल्थ भी खराब नहीं हो रही है, और अफोर्डेबल भी है। तो दैट इज समथिंग यूनिक जो किसी ने नहीं किया। आज देखो मार्केट लीडर बन गया। अब पेपर बोट की कोई कॉपी करेगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर बोट में ऐसा कुछ गलत ही नहीं हो रहा है कि लोग उसको स्विच करें, और जो टेस्ट सेटअप हो चुका है वो चलने दो, ये बेस्ट चीज होगी। तो ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। मोबिलाइजर, मोबिलाइज करने का मतलब क्या है, जो चीजें पड़ी हुई है उसको काम पे लगाओ। स्टाफ है, रिसोर्सेज है, ये स्विगी, अपने स्विगी वाले बैठे रहते हैं राइडर्स, अरे काम पे लगाओ इनको, बोलो सामान इधर से उधर डिलीवर कर दो, ठीक है, वैसा है। तो मोबिलाइज करना, रिसोर्सेज को यूज करना, पैसा पड़ा है उसको यूटिलाइज करो, वैसा है। टैलेंट एडवोकेट का मतलब, अब यहाँ पे वो मेरिट पे काम चलता है, या जो एम्प्लॉय अच्छा है, जिसमें स्किल है, उसको आगे बढ़ाओ। फिर ये नहीं होना चाहिए मेरा दोस्त है, इससे मेरी अच्छी बनती है, रिश्तेदार है, इसने इससे फोन करवाया तो इसको काम देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छे अच्छे लोग हैं जो स्किल्ड है, उन बेचारों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनसे ऊपर भी कोई बैठा है। तो जिसका मेरिट है वो आगे जाए, और वैसे ही होना चाहिए। तो लीडर को पर्सनल बायस को साइड पे रख के ना, जो मेरिट पे है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने क्रिकेट टीम में कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है। अब जो मेन टीम का कैप्टन है, फिर आईपीएल की टीम और मेन टीम कहीं ना कहीं को रिलेट हो जाता है। यार ये आईपीएल में मेरी टीम में खेलता है, चल मेन टीम में भी इसको ले लेते हैं। वो आपको दिखेगा, अभी कोहली कैप्टन है तो सिराज को ले ही लेगा, ठीक है, धोनी कैप्टन है तो जाडेजा और रैना टीम में खेल ही लेंगे, दोस्ती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बट प्रेफरेंस तो मिल जाता है ना। बट कितनी बार ये भी होता है कि जो मेरिट वाला अच्छा बंदा है वो बाहर बैठा है, और जो दोस्त है वो खेल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी में ये भी पॉइंट है। कैप्टिवेटर, एक पैशन डेवलप करना, एक अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनसे कमिटमेंट लेना कि यार एक गोल है जो अचीव करना है, मोटिवेशन वाला पार्ट हो गया, तो वो जरूरी है। बिना पैशन के कोई चीज अचीव नहीं हो सकती, वो इम्प्लाइड है, और वो आपके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट क्या, ग्लोबल थिंकर, वो बात अपन कर ही रहे थे कि भाई विजन होना चाहिए। ग्लोबल थिंकर के वर्ल्ड में कहाँ चीजें आगे जा सकती है उसके बारे में अभी से सोचना। चेंज ड्राइवर, 5G देख लो, 4G देख लो, जियो जो लेके आया, जियो की स्ट्रेटेजी ने पूरा, वो तो मार्केट डिसरप्शन में ही मानते हैं, वो लोग वही करते हैं। अब जो 4G लेके आए, तो दैट वाज एट दैट टाइम समथिंग यूनिक, जो बाकी कोई कंपनी नहीं कर पाई। और जियो को ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इंडिया में डेटा सस्ता करने का काम उन्होंने किया। भले उनकी स्ट्रेटेजीज अभी भी अगर महंगा भी कर रहे हैं तो भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत सस्ता है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में फोर्थ रैंक पे हैं चीपेस्ट डेटा प्रोवाइड करने में, इंडिया इज फोर्थ पूरे वर्ल्ड में। तो आपको लगेगा 350 का पैक कर दिया, 250 का था,
गलत हो रहा है। मतलब एक बच्चे की शादी होती है, अपना पैकेज बढ़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ, अच्छा, और बच्चे नहीं है, वरना हर हर शादी में 50 रुपए बढ़ा देता पैक के, तो वो आपको लग रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी पर जीबी डेटा कॉस्ट देखोगे ना, तो जो आप पे कर रहे हो ना, वो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री जो सबसे सस्ता डेटा देते हैं, उसमें इंडिया आ रहा है। तो वो इतना सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने को महंगा इसलिए लग रहा है क्योंकि आदत भी उन्होंने ऐसी डाली ना, पहले फ्री में दे दिया, फिर 100 रुपए में दिया, फिर 150 में दिया, फिर 200 में दिया। बट ये अंडरस्टूड है कि कभी तो कॉस्ट कवर करना पड़ेगा। कब तक बेचारे आपको नुकसान में काम करते रहेंगे? तो रिलायंस है तो नुकसान झेल सकता है, और कोई कंपनी के लिए पॉसिबल था इतना लॉस झेल के लोगों को फ्री में डेटा बांटना? बट देखो, रिवॉल्यूशन कर दिया। हमको पता है ना, वो ट्रांजिशन देखा है ना, जियो वाला 2016-17 की तो बात है, आपने जो चीज देखी है। उसके पहले वोडाफोन का 2 जीबी का डेटा 450 रुपए। हाँ, ये तो उसके बाद भी जो बिलिंग में भी आता था ना, 450 रुपीज का चार्ज लेते थे 2 जीबी डेटा, डेली नहीं, मंथली। हाँ, 3G वाला। हाँ, तो पहले दुनिया 2G पे चल रही थी, ये लोग 3G लेके आए। तब हम लोग फोन में 2 जीबी वाईफाई इस पे चल रहा है तो ठीक है, बाकी 2G यूज करते थे, क्योंकि 3G आता था लेकिन अफोर्डेबल नहीं था। या 2 जीबी का 450 रुपए। अच्छा, इतना फास्ट है ना 3G, तब के लिए तो फास्ट ही था, तो फटाफट 2 जीबी उड़ जाता था। और अगर पोस्टपेड है, तो महीने के एंड में पता चलेगा यूज कितना हुआ, तो हजारों रुपए लोगों के बिल आ जाते थे। प्रीपेड है तो खत्म हो जाता था। तो ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे थे, होते हुए भी क्या, 450 रुपीज फॉर 2 जीबी इज टू मच। आज आप देख लो, 350 रुपए में आपको डेली का 2.5 जीबी मिल रहा है। तो आप देखो कितना शिफ्ट है। तो जब वहां से कोई शिफ्ट आया ना, तो एक्चुअली महंगा नहीं है, सस्ता है, और वो बढ़ाते तो अपने को लगता है कि महंगा हो गया। ये पॉइंट। ठीक है, तो ये चेंज ड्राइवर है, सोचना पड़ेगा इस तरीके से। और पता है कितने बिजनेसेस बन गए जियो की वजह से? ओटीटी प्लेटफॉर्म पूरा जियो की वजह से चल पड़ा। तो हर जगह वाईफाई थोड़ी होता है फ्री का। घर पे है तो चलो ठीक है, लेकिन बाहर जाओगे तो अब आप देख लो, लोग कहीं पे बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, सोनी लिव है, जी5 है, जितने भी एप्स है, ओटीटी का पूरा बिजनेस ही इस वजह से चला। तो कहीं ना कहीं एक चेंज कोई लेके आया, उसकी वजह से कितनी चीजें अलाइन हो गई। तो मोबाइल एप्स इतने क्विकली आप यूज कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द फास्ट इंटरनेट। वो अब एक कंपनी ने किया तो बाकी सबको करना पड़ा ना। अब वोडाफोन वाला बोलेगा 450 में 2 जीबी पूरा महीने का दूंगा, बोले तो दे, हम ले ही नहीं रहे, है ना? जियो वाला फ्री चला रहा है, हम क्यों लेंगे? वैसा हो गया। तो कंपटीशन इतना टफ कर दिया, सबको रेट तोड़ना पड़ा। हाँ, देखो, देखो हॉटस्टार की क्या बैंड बजा दी। मतलब लिटरली ऐसा, हॉटस्टार पे तो ऐसा लगता है चालू करेंगे तो कटोरा लेके बैठा होगा कि यार कुछ तो दे दो यार, कुछ तो पैसे दो। पहले जियो सिनेमा फ्री कर दिया, आईपीएल के राइट्स ले लिए, तो हॉटस्टार का मतलब जो मेन प्राइम सोर्स था वही छीन लिया। उस, अरे पीछे के गेम नहीं पता है आपको, स्ट्रेटेजी की बात चल रही है, उसमें वो भी आएगा। हॉटस्टार का जो सीईओ है ना, उसी को उठा के जियो वाला लेके आ गया। हाँ, उसको भी ले लिया। ठीक है, हाँ, तो देखो, जो ब्रेन है ना वो भी लेके आ गए। हॉटस्टार जो है वो ये स्टार नेटवर्क, जो स्टार चैनल है, स्टार प्लस और ये सब उसी का है। ठीक है, तो स्टार प्लस का जो मेन सीईओ है, जो ये इतने साल से स्टार बिजनेस चला रहा है इंडिया में, वो 20 साल से स्टार ग्रुप के साथ ही काम कर रहा है। और स्टार प्लस कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है टेलीविजन पे, वो आपको पता है। तो उस बंदे के पास स्किल है, उसने दूरदर्शन वाले जमाने से स्टार प्लस को आगे बढ़ा के इतना फेमस चैनल बनाया। अब वो चला रहा था हॉटस्टार, क्योंकि उसी कंपनी का है। अब उसकी इंटरनल वहां पे डिस्प्यूट चल रही थी। हॉटस्टार वाला जो सीईओ है, उसका कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि हॉटस्टार का मैनेजमेंट चेंज हुआ, एंड दे वर नॉट अलाउिंग हिम टू वर्क इन हिज ओन वे, जैसा वो इतने साल से कर रहा था। तो थोड़ा सा उसका मन खराब था कि यार ये लोग अथॉरिटी छीन ली, मैं जैसा करना चाहता हूँ वैसा काम नहीं करने दे रहे। जियो वाले को ये बात समझ में आ गई, उसने बोला भाई तू इधर आ जा, जियो सिनेमा में आ जा, तुझे जो करना है कर, तेरी कंपनी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो उसको वही चाहिए था कि स्किल तो उसके पास है, जो ब्रांड बोलोगे बना देगा, लेकिन उसको लेके आ गया, उसको अथॉरिटी चाहिए थी, जियो ने उसको अथॉरिटी दे दी। अब क्या हो गया ना, एक तो आपका मेन, आपका दिमाग लेके चले गए, ये जो आपका बंदा था उसको यहाँ पे ले लिया। दूसरा, आईपीएल के राइट्स ले लिए। तीसरा, उसको फ्री कर दिया। अब जियो वाला जितने दिन चाहे फ्री में खींच सकता है, क्योंकि नुकसान बाद में कैसे रिकवर करना है वो उनको पता है। आईपीएल के राइट्स के कितने पैसे दिए? 27,500 रुपए, 27,500 करोड़ रुपए, 27,500 करोड़ आईपीएल के राइट्स खरीदने के लिए जियो ने दिए बीसीसीआई को। अब इतने पैसे देके आपको फ्री में दिखा रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार ये तो मजा आ गया, अब इससे सस्ता क्या हो सकता है, फ्री में देखने को मिल रहा है। अच्छा, वो कमेंट्री में आपने देखा, अलग अलग लैंग्वेजेस में कमेंट्री, इतना सोच सोच के, मतलब हर चीज को टारगेट करते हैं कि उनको रीजनल ऑडियंस को पकड़ना था। और क्या, यूजर एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करे, वो लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री लगा दो। तो हर कोई वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा उसको 12 ऑप्शन दे दोगे ना कोई बाषा में सुनेगा और कनेक्ट कर पाएगा। ये चीजें लेके आए। फिर लाए जियो सिनेमा में 29 रुपीज का मेंबरशिप। 29 रुपीज अ मंथ कोई भी दे सकता है। तो एक नॉमिनल चार्ज लेके थोड़ा रिकवरी करने की ट्राई की। तब तक वो क्या कर रहे थे, मीन वाइल हॉटस्टार का बिजनेस खत्म कर रहे थे। हॉटस्टार पहले कितने पैसे मांगता था हर महीने के सब्सक्रिप्शन के, अभी आ गया था 49 रुपीज पे लास्ट में। 49 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा था। क्या होता है 49 रुपीज में? कंपनी का स्ट्रीमिंग कॉस्ट भी नहीं निकलता होगा, पर इतना डेस्परेट हो गया कि कुछ बचा ही नहीं है। अब जब आईपीएल ही नहीं दिखा रहा है,
तो 49 रुपीज भी पब्लिक किस बात की देगी? तो पूरा उसको प्रेशराइज कर दिया, लास्ट में उसको खरीद लिया। अब ये चीज होनी है, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा के ना पूरा कंपटीशन में घेर लेते हैं, ये सब चीजें होती है। ठीक है, एंटरप्राइज गार्डियन, देखो जब प्रॉब्लम आएगी, कंपनी पे संकट आएगा, तो लीडर का रोल कैसा होना चाहिए? यार मैं खड़ा हूँ आगे, मैं देख लूंगा। तो वो चीज पूरी कंपनी को फील होनी चाहिए। लीडर ही डरा हुआ है, तो फिर कैसी लीडरशिप क्वालिटी हुई? ये सारे पॉइंट्स, तो ये पूरा आंसर बन सकता है आपका फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस वाला। इसको टिक करके रखना। चलो देखें आगे क्या बोला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस फॉर प्रोफेशनल्स, अच्छा आपकी बात हो रही है, कंपनी सेक्रेटरी। ये तो आंसर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो गया, है ना? ये पूछा है, पेपर में आ चुका है, हो सकता है। अब बोला है कि आपका क्या रोल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, अभी तक आपको कुछ समझ में आया आपका क्या रोल है एज अ कंपनी सेक्रेटरी? आपको पूछा जाएगा कंपनी में कुछ कंप्लायंस के बारे में, रूल्स के बारे में, कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसमें लीगल वर्क तो होगा। तो लीगल मैटर में फिर आपका रोल तो रहेगा। अब भाई कंपनी लॉ में क्या बोला है बता दो, अच्छा सेबी के क्या गाइडलाइंस है वो बता दो, अगर हम ऐसा करें तो कंपटीशन कमीशन से कोई इशू आएगा क्या, आईआरडीए वाले कुछ बोलेंगे क्या, ट्राई वाले कुछ बोलेंगे क्या, तो जैसा आपका बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो लीगल कंसल्टेंसी की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो एज अ सीएस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक रोल आपका है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हेड पॉइंट वाला आंसर है, उन्होंने कुछ हेड पॉइंट दिए हुए हैं कि आपका रोल कैसा रहेगा, तो वो हमें देखना है। वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको वर्ड समझा रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रोल आपका देख लो क्या है, एडवाइजरी। वही था ऑब्वियस, एडवाइस आपसे मांगी जाएगी। अब इसमें अंदर काफी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि भाई एडवाइस किस चीज की मांगी जाएगी, कंप्लायंसेस को लेके, रूल्स क्या फॉलो करने क्या नहीं करना है, वैसी चीजें हो गई। कंपनी लॉ वाले पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। आपको जो भी, अगर आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हो, आपको ईमेल आते होंगे कंपनी से। हाँ, वो लोग बैलेंस शीट भेजते हैं, पीएनएल भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं मीटिंग का, वोटिंग के लिए आपको डिटेल भेजते हैं कि भाई ई वोटिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे कर लो। वो ईमेल के लास्ट में देखना, मेल भेजा किसने होता है, कंप्लायंस ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो वो ड्राफ्टिंग जो है वो आपके थ्रू ही हुआ है, किया स्टाफ नहीं होगा, बट वेरीफाई आपको करना है कि वो जो नोटिस भेजा है, अपन पढ़ते तो है कि नोटिस में ये डिटेल होनी चाहिए, वो डिटेल होनी चाहिए, कंप्लायंस है। तो अगर कोई भी क्लेरिकल स्टाफ ने नोटिस ड्राफ्ट करके मेल कर दिया और उसमें वो चीजें मिसिंग रह गई, तो नाम तो कंपनी सेक्रेटरी का आएगा ना, तो ओके का अप्रूवल तो आप ही दोगे। तो कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स आप ही के थ्रू हो रहा है, तो ये आपका रोल है। नेक्स्ट, फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, सेक्रेटेरियल ऑडिट, बाकी की डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आरओसी में एनुअल फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, तो ये सब में आपका रोल रहने वाला है। बोर्ड मीटिंग्स मैनेज करना, कमिटीज की मीटिंग्स मैनेज करना, ये अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा था, आपको याद होगा, मिनट्स वाला आंसर भी था। बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, वो सारे पॉइंट्स हम जानते हैं। अब वो सारे पॉइंट इसमें आप भर भर के लिखो ना, वेटेज के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। तो सेम इसी की लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कोई रोल नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें लैंग्वेज का बैरियर ही नहीं है। आप कहीं से भी पॉइंट उठा के लिख सकते हो, बस कंसेप्चुअली रिलेट होना चाहिए, और मार्क्स उसी में मिलेंगे। वर्ड टू वर्ड जाने में मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। केसेस जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो रेलिवेंट है, आप वो एग्जाम्पल के तौर पे ओपनली यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। उल्टा चेकर को ये समझ में आती है कि इसमें ना बुक के अलावा खुद की भी कुछ नॉलेज है, दो एग्जाम्पल खुद के दे रहा है, मतलब रिलेट कर पा रहा है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए वो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस, ये तो अपना ही काम है ना सारा। अभी आप इंटर्नशिप में भी जाते हो तो यही है, आरओसी कंप्लायंसेस। अब आधे लोग, मैं कितनी बार स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, सर आरओसी कंप्लायंसेस का काम नहीं करना, ये तो सब करते हैं, बेसिक है। तो पहले बेसिक सीख तो लो यार, अभी तो शुरू कर रहे हो, आता कुछ नहीं, वाले एबीसीडी आती नहीं है, सीधा बोले अपने पीएचडी करेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो, प्रॉब्लम क्या है? आरओसी कंप्लायंस को ऐसा मजाक का काम थोड़ी कोई भी कर लेगा। आपको कहाँ आता है फॉर्म भरना? एमजीटी 14 है, एमजीटी 7 है, डीपीटी 3, भरो तो सही, पहले सीखो तो सही। दो चार बार भरोगे तो ग्रिप आएगी ना। उसमें भी आधे लोग एक्सपेक्टेशन, सर ये तो एक बार काम कर लेंगे, फिर बार बार नहीं करना है, तो 21 महीने की ट्रेनिंग में यही करते रहेंगे। अरे एक बार फॉर्म भर लोगे तो सब कुछ आ जाएगा क्या? दूसरी बार दूंगा तो बिना देके भर लोगे? टाइम भी तो लगेगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बार बार इंप्लीमेंट करोगे तो प्रैक्टिस होगी ना। तो एक ही बारी में काम हो गया ऐसा तो होने नहीं वाला। तो ऑलवेज इंटर्नशिप में आप जो सीखना स्टार्ट करोगे तो बेसिक आपका आरओसी कंप्लायंसेस से शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो, फिर आप सेबी का काम करो, लिस्टेड करो, मर्जर अमाल्गमेशन तक जाओ, इंसॉल्वेंसी में जाओ, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, शुरुआत बेसिक इसी से होने वाली है वैसा है। और लास्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन। कंपनी को कोई भी अथॉरिटी वाले नोटिस भेजे, एनसीएलटी वाले बुला रहे हैं, आरओसी वाले बुला रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कुछ मैटर चल रहा है, तो कौन जाएगा कंपनी की तरफ से? जिसको कंपनी के लीगल रूल्स का पता है कोई। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप वेरियस अथॉरिटीज के सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है, तो ये आपका रोल है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स बोल दिए, अभी स्पेसिफिक 6 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें कैसा है, एग्जाम में आपको ये 6 पॉइंट्स सेम लिखने हैं, हेड पॉइंट्स।
एडवाइजरी है तो लिखना पड़ेगा। अंदर का एक्सप्लेनेशन में आपकी लिबर्टी है, लॉजिकली लिख सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर पॉइंट। दोस्तों ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो, यहाँ से भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग आंसर बताता हूँ, अभी समझा नहीं रहा, फिर आपको एक रिलेट करा रहा हूँ पॉइंट। इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको सीएसआर वाला टॉपिक दिखेगा, है ना। अब ये लास्ट जून 24 के बैच में पहली बार आया था न्यू सिलेबस, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो सीएसआर देख के सब बोले, सर ये तो कंपनी लॉ वाला टॉपिक है, इसमें कहाँ आएगा। बोला पढ़ के तो जाओ यार, कंपनी लॉ वाला टॉपिक है ठीक है, बट वो तो एग्जीक्यूटिव में निकल गया ना, एक बार गो थ्रू कर लो। अब ऐसा ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सीएसआर तो इतना कनेक्टेड है नहीं, वो तो कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक है, तो इसमें तो आना भी नहीं चाहिए। पूरा सेक्शन सीएसआर का पूछा था, कम से कम 16 मार्क्स, 40 में से 16 मार्क्स सीएसआर पूछा था जून 24 के पेपर में। अब देख रहे हो आपका माइंडसेट और इंस्टीट्यूट का कैसा चलता है। आप सोचिए ये थोड़ी यहाँ इंपॉर्टेंट है, अरे वो इंपॉर्टेंट है, बुक में है ना। अब आप इंस्टीट्यूट को मेल करोगे, इसमें सीएसआर क्यों पूछा, स्ट्रेटेजी नहीं पूछी। बोले मॉड्यूल में था ना, तो आइडियली वी हैव द राइट कि हम पूछ सकते हैं। आपको किसने बोला कि नहीं पूछेंगे, आपने अज्यूम किया, वहां मार्क्स चले गए। अब पेपर देने के बाद मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर सीएसआर पूछ लिया। मैं पेपर देखा ना, मैं तुम लोग को इसलिए बोला है, छोड़ के मत जाओ, तुम लाइटली लेते हुए तो कंपनी लॉ का टॉपिक है, और पूछ लिया इसमें तो गए, तो वो नहीं होना चाहिए वैसा। ठीक है, बस इतना रखते हैं, इसमें ब्रेक ले लो, फिर देखते हैं।